सभी लोगों को जय हिंद, भारत माता की जय। सारे लोग कैसे हैं? आई होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे साथियों, फ्रेंड्स। और हम लोग आज एक नए टॉपिक को देखने वाले हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल युवान एडुसर्व पर। आप लोग देख रहे हैं इस वक्त युवान एडुसर्व मेरा यूट्यूब चैनल है। इसको एक बार देख लीजिए, जिस पर आप लोगों को बहुत सारे एनसीईआरटी के चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशंस मिल जाएगा, लाइन बाय लाइन, इजी से ईजीएस्ट वर्ड्स में, है ना। चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है। कई तरह के आपको टॉपिक ओरिएंटेड वीडियोस है जो आपके ब्रेन स्किल्स को बढ़ाएगा, क्विजिंग स्किल्स को बढ़ाएगा। देखो क्विजेस, बहुत सारे क्विजेस है आपके लिए, तो बहुत सारी चीज़ों का पैकेज है मेरे चैनल पर। आप इसे इंजॉय करें, आप इसे लगाएं, ठीक है। आने वाले समय में आईआईटी और नीट के लिए भी मैं आपको क्विजेस बनाने वाला हूं। फिर आपको जो कॉम्पिटिशन्स इतर आपके जो एसएससी से रेलवे से रिलेटेड, पीसीएस है, यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे मैं क्विजेस भी बनाने वाले हूं। तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशंस आपको मिलने वाला है मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू, ठीक है। मैं उस अम्ब्रेला के नीचे, क्विजिंग वाले अम्ब्रेला के नीचे मैं सभी को लेकर के आऊँगा और सभी को पार्टिसिपेट कराऊंगा। तो मेरा टारगेट है कि दम समाज सेवा करना है, कोई फ़ायदे के लिए नहीं। तो प्लीज़ मेरे युवान एडुसर्व चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए। बड़े बड़े चैनल्स बहुत होंगे, मेरे जैसा छोटा मोटा चैनल अब के माध्यम से मुझे समाज के हर वर्ग तक पहुंचना है। और ये प्रयत्न है कि जो भी अगर कोई लाभ आता है यहाँ से, तो उसका इस्तेमाल मुझे उन बच्चों के लिए करना है या उन ज़रूरतमंदों के लिए करना है जो इसका इस्तेमाल अभी भी नहीं लाभ ले पाए हैं। चलिए, तो बातें बहुत हो गई, तो ये हमारे चैनल को आप लोग स्वागत है। तो हम लोग आज देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का एग्रीकल्चर चैप्टर, ठीक है। यहाँ इसे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मेरा तरीका फिर से वही रहेगा, आप एनसीईआरटी किताब को सामने रखेंगे। जब मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ तो आप एनसीईआरटी की किताब ज्योग्राफी के सामने रखें, एग्रीकल्चर खोल लें, ठीक, और एक पेन पेंसिल साथ रखें ताकि कोई भी एक्सप्लेन जब मैं करूँ तो इंपॉर्टेंट बातों को आप नोट डाउन कर लें। याद रखें, एनसीईआरटी ही पढ़ना है, एनसीईआरटी के इतर कुछ नहीं। समझने के लिए दूसरी बुक्स ले सकते हैं, लेकिन आपको जो राइटिंग करनी है, टेस्ट हो, चाहे एफएस हो, चाहे ऐसे हो, एनुअल, हाफ ईयरली, कुछ भी हो, असाइनमेंट बनाना हो, एनसीईआरटी के तर्ज पे ही होगा। कोई आपको बोलता है कि ये पब्लिकेशन की किताब खरीद लो, वो खरीद लो, मूर्ख बना रहा है। क्यों? क्योंकि क्लेम सिर्फ एनसीईआरटी से ही आपको लिया जाएगा, है ना। तो ध्यान रखेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। और मैं जो वीडियो लेक्चर बता रहा हूँ आपको, पूरा का पूरा इसे वीडियो को आप देखिए ताकि आपको सही तरीके से पूरा समझ आए। लाइन बाय लाइन, इजी से इजी वर्ड में समझने का प्रयास करिए। आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर उतना पोटेंशियल है कि आप उतना समझ सकते हैं। क्योंकि देखो, एक तो वैसे ही ना सोशल थोड़ा सा ना बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत इंटरेस्टिंग भी है अगर इसमें मन लग गया तो। दादी नानियों की कहानी सुनते हैं, पंचतंत्र सुनते हैं तो कितना इंटरेस्ट आता है। लेकिन यही हमारे इस सब्जेक्ट को, अगर चीज़ों को सही तरीके से समझाने वाले आ जाए, बंदा तब नहीं इच्छा जाहिर करता जब उसे समझ नहीं आता। जब उसे समझ आने लगता है तो देखो रॉकेट साइंस भी बड़ी आसान लगने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर सामने रख लीजिए बुक। तो एग्रीकल्चर, इंडिया तो एक एग्रीकल्चरल प्रधान देश है ही। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री। 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, है ना। धर्म कृषि प्रधान देश बोला जाता है ना। और इसका 2/3 पॉपुलेशन खेतों में लगा हुआ है, यानी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में लगा हुआ है। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम, है ना। एग्रीकल्चर क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बटी हुई है ना, आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्विनरी, फिर इस तरह से करके 5, 6, 7, 5 सेक्टर्स में बटे हुए हैं। प्राइमरली तो फंडामेंटली तो हम लोग 3 ही पढ़ते हैं। तो एग्रीकल्चर क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसकी वजह से हमें फूड प्राप्त होता है, जिसको हम लोग खाते हैं। फूड ग्रेड के अलावा बहुत सारे रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्रीज़ के लिए ज़रूरी हैं वो भी प्रोड्यूस होता है। चलो, मोreover some agricultural product like tea, coffee, spices etc are also exported, है ना। ये आपको खेती करके इसे बेचा भी जाता है बाहर।
टाइप्स ऑफ फार्मिंग देख लेते हैं, खेती के तरीके क्या क्या है, पैटर्न समझ लेते हैं। एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री. ओवर दीज ईयर्स कल्टिवेशन मेथड्स हैव चेंज सिग्निफिकेंटली डिपेंडिंग अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट. जैसा फिजिकल इन्वायरमेंट है, जिस तरह का आपका समाज है, आपके वातावरण है, उस अनुसार आपका खेती के करने के तरीकों में परिवर्तन हुआ है. एग्रीकल्चर आज का नहीं, एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी सदियों से चली आ रही है ये आपको परंपरा. और जो कल्टीवेशन मेथड है वो उसमें बदलाव हुआ है. क्यों? क्योंकि फिजिकल आपको इन्वायरमेंट में भी चेंजेस आए हैं. ठीक है. टेक्नोलॉजिकल नो हाउ एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस. टेक्नोलॉजिकल यानी टेक्नोलॉजी का तरीका, जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होता गया है एग्रीकल्चर के फील्ड में, एग्रीकल्चर पर उसका प्रभाव पड़ा है. सोशो कल्चरल प्रैक्टिस, बहुत सारे सामाजिक प्रथाएं खेती से जुड़ी हुई हैं, उसके वजह से भी खेती करने के तरीकों में हमने परिवर्तन दिखाई देता है. फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप, है ना. एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस्ड. देखो फार्मिंग जो है, जो खेती करने के तरीके हैं, पहले अपनी ज़रूरतों के लिए, सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता था कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने भर के लिए, लेकिन अब ये सब्सिस्टेंस से किस तरफ हो गया, कमर्शियल टाइप, यानी मनी माइंडेड. यानी अब ये खेती हम कर रहे हैं किस लिए, ताकि बाजार को हम बेच सकें और अच्छा मुनाफा कमा सकें, है ना. तो ये आपको कई भारत के कई हिस्सों में ये ऐसे कमर्शियल टाइप फार्मिंग अब ये शुरू हो गया है. आपको सब्सिस्टेंस को एक बार देख लीजिए. आते हैं ये किसी और टॉपिक का था. सब्सिस्टेंस मीनिंग. देखो सब्सिस्टेंस मीनिंग हम लोग समझते हैं. ऑल पे आते हैं क्योंकि वीडियो सेलेक्ट हो गया है. गुजारा, मात्र जीवन निर्वाह, यानी अपना जीवन चलाने के लिए जो खेती होती थी पहले. ठीक है ना, समझ गए. तो पहले देखते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. प्रिमिटिव यानी पुराने तौर तरीकों से, सब्सिस्टेंस यानी अपने खुद के गुजारा के लिए, फार्मिंग यानी खेती करना. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया. Primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tool like hoe, दाव and digging sticks. देखो ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, अब ये भारत में बहुत कम ही जगह पर ऐसे प्रैक्टिस देखने को मिलता है ना. स्मॉल पैचेस प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया, यानी कम जगह पे देखने को मिलता है. जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो छोटे छोटे स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे होता है, यानी बहुत छोटे छोटे लैंड हो गए, उसी पर ऐसे प्रैक्टिस किया जाएगा. और इस पे जो टूल्स लगते हैं वो भी बहुत पुराने होते हैं, जैसे हो है, दाव है. देखो हो कैसे दिखता है, हम दिखाते हैं. आप ये देखो HOE हो, ये देखो हो टूल जो है, कुछ कुछ देखो खुल जा रहा है. देखो गार्डन हो किस तरह का है, देख रहे हैं. हैंड हो, ये देखिए, हम लोग इसको लोकल लैंग्वेज में कुदाल भी बोलते हैं. पता नहीं आप लोग के तरफ क्या क्या बोला जाता होगा, लेकिन ये कुछ इस तरह का दिखता है. अच्छा, फिर एक और था दाव, ये था. देखो एक और था ना, ये लिखा था, कहाँ लिखा है, DAO, माफ, DAO है, ये गलत हो गया. DAO टूल, इसको देखो ये कैसा दिखता है, ये देखो, है ना, ये दाव है. इस तरह दाव बोला जाता है. आपको नारियल पानी जब पीते होंगे तो ये आपको दिखाई देता होगा. तो ऐसे आपको ये दिखाई देते हैं. ठीक है. आइए, तो पुराने जो औजार हैं उसका इस्तेमाल, जैसे हो है, दाव है, डिगिंग स्टिक है ना, इसका इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत इफेक्टिव नहीं है, लेकिन जो कि अपना गुजारा भत्ता कर निकालना है, गुजारा निकालना है, तो पुराने ही टूल से इस्तेमाल कर रहे हैं. अच्छा, एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर, और पूरा परिवार या समुदाय लगा हुआ है, मजदूरी के तौर पर मजदूर बने हुए हैं. तो बहुत ज़्यादा इसका लाभ नहीं मिलता है, सिर्फ खुद का गुजारा हो जाए खेती से, बस उतना ही. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून. देखो इस तरह की जो खेती किस पर निर्भर है, मानसून पर. फिर जो प्राकृतिक तौर पर मिट्टी में जो फर्टिलिटी उपजाऊपन हो,
है ना, मिट्टी की। फिर सस्टेनेबल सुटेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन टू क्रॉप्स के ग्रोन के लिए, मतलब जो क्रॉप्स है उनके ग्रोथ के लिए जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर पूरी तरह से निर्भर रहना, है ना। जैसे अब बारिश का टाइम आएगा तो लगेगा भाई चावल लगेगा, तो मतलब कहीं ना कहीं निर्भरता बहुत ज़्यादा है इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर। इट इज़ ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। देखो स्लैश एंड बर्न, देखो जो आपको एक पैच ऑफ लैंड है उसको पूरा काट के हटा दिया जाता है पेड़ पौधों को, और फिर वहाँ पर खेती की जाती है, फिर 2-3 साल करने के बाद फिर छोड़ दिया जाता है 4-5 साल के लिए, तो स्लैश एंड बर्न टेक्निक। तो एग्रीकल्चर, फार्मर क्लियर पैच ऑफ लैंड and produce cereals and other food crops to sustain their family. When the soil fertility decreases, the farmer shift and clear a fresh patch of land for cultivation. This type of shifting allows nature to replenish the fertility of the soil through natural process. देखो ये जो स्लैश एंड बर्न है इसमें क्या करता है फार्मर, एक पैच ऑफ लैंड पकड़ता है, उसको साफ करके, है ना, फिर वहाँ पर सीरियल्स लगाता है, यानी फूड ग्रेन लगाता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि अपने परिवार के जरूरत भर के लिए फूड क्रॉप से हो गया उसका, फिर जैसे जैसे मिट्टी का फर्टिलिटी कम होते जाएगा, फार्मर शिफ्ट हो जाएगा दूसरे जगह का फ्रेश पैच ऑफ लैंड को साफ करेगा, कल्टीवेट करेगा, फिर अपने परिवार के ज़रूरतों को पूरा करेगा। इस तरह से क्या होता है कि शिफ्टिंग करने से क्या होता है कि नेचर क्या करती है, उस छोड़े हुए ज़मीन के फर्टिलिटी को रिप्लेनिश करती है, दोबारा से फर्टिलिटी आना शुरू हो जाता है ना। ये नेचुरल प्रोसेस है। Land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizer or other modern input. तो लैंड का जो प्रोडक्टिविटी है इससे बहुत ज़्यादा मैसिव आपको कोई प्रोडक्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि एग्रीकल्चर जो है बहुत कम होता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं है, कोई मॉडर्न इनपुट का इस्तेमाल नहीं है, तो इस कारण से बहुत ही इसका प्रोडक्शन लिमिटेड रहता है। ये अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है स्लैश एंड बर्न को, ध्यान रखिएगा। झूमिंग, जैसे झूमिंग खेती बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में। पोमलू आपको मणिपुर में बोला जाता है। दीपा बस्तर डिस्ट्रिक्ट में बोला जाता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ तक कि अंडमान निकोबार में भी। तो अलग अलग जगहों पे स्लैश एंड बर्न के लिए अलग अलग नाम है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यही नहीं, कई देशों में इसका लिए और भी अलग अलग नाम है। जैसे स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर का नाम है मिल्पा, मेक्सिको में, ध्यान रखना। सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा बोला जाता है, मेक्सिको सेंट्रल अमेरिका में। कोनुको बोला जाता है वेनेजुएला में। रोका बोला जाता है ब्राज़ील में। मजोल बोला जाता है सेंट्रल अफ्रीका में। लडांग बोला जाता है इंडोनेशिया में। और रे बोला जाता है वियतनाम में। देख रहे हैं, ये सारे स्लैश एंड बर्न का तरीका है। इंडिया में भी जो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन है उसे अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे बोला जाता है। जैसे बेवाड़ और दहिया मध्य प्रदेश में, पोडू और या पेंडा मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश में, पामा दाबी या और कोमन या ब्रिंगा ये आपको उड़ीसा में बोला जाता है। कुमारी वेस्टर्न घाट्स में कहा जाता है। वालरे या वॉल्टरे ये आपको साउथ ईस्टर्न राजस्थान में बोला जाता है। खील और हिमालयन बेल्ट में बोला जाता है। कुरवा झारखंड में बोला जाता है। झूमिंग नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो ये फैक्चुअल है, इसको आप अगर नहीं याद कर पा रहे हो तो कोडिंग करके सीखो, यानी स्टेट का नाम लो, फिर उसमें जो तरीका जो नाम बताया गया है झूमिंग कल्टीवेशन के लिए जो नाम बोला गया है उसको कुछ कोडिंग वियर्ड हो सकता है, लेकिन कोडिंग करके इसको रिमेंबर करिए। या तो एक चार्ट पेपर में लिख करके अपने वॉल पे लगा लीजिए, रूम में आते जाते उसको देखते रहिए, याद हो जाएगा। चलिए, तो ये पेज समाप्त है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये है, अच्छा, फिर रिंझा lived with her family in a small village of outskirts of Difu, Assam. She enjoys watching her family member clearing, slashing and burning a patch of land for cultivation. रिंझा एक है परिवार में, अपने परिवार के साथ रहती है दीफू आसाम में, आउटस्कर्ट यानी देहात एरिया में। वो देखती है कि उसका फैमिली मेम्बर स्लैश और बर्न कर रहा है किसी पैच ऑफ लैंड पर वहाँ खेती के लिए। शी ऑफन हेल्प देम्स इन इरिगेटिंग द फील्ड। तो इसको प्लीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ये वाला छोटा वाला पार्ट है, ये होमवर्क है आपके लिए, आप इसको पढ़ लीजिएगा। रिंझा का एक छोटी छोटी सी स्टोरी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग में। पहला सब्सिस्टेंस प्रिमिटिव फार्मिंग हमने देखा, दूसरा ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। तो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द एरियाज ऑफ हाई population pressure on land. It is labor intensive farming
देख रहे हैं, ऐसी फार्मिंग कहाँ की जाती है जहाँ पर जिस जगह पे पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत होता है उस जगह पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। इसमें लेबर बहुत लगते हैं, वेयर हाई डोसेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट, देख रहे हैं बायोकेमिकल इनपुट्स का इस्तेमाल होता है, हाई डोसेज का इस्तेमाल होता है, और इरिगेशन भी अच्छी खासी इस्तेमाल की जाती है जिससे कि हाई प्रोडक्शन मिल सके। ध्यान रखना, बायोकेमिकल इनपुट का मतलब खाद वगैरह है, फर्टिलाइजर वगैरह है, जो भी है वो इसका अच्छा खासा मात्रा इस्तेमाल होगा। दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस यानी उत्तराधिकार का अधिनियम, यानी पिता के बाद बेटों का अधिकार होता है ना जमीन पर, है ना, लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशंस हैज रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल। द फार्मर कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, है ना। दस देर इज एनॉर्मस प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। अब देखो, राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो उत्तराधिकार का नियम है कि जिसके तहत अब किसी पिता के 4 पुत्र हैं और 1 बीघा जमीन थी, तो पता चला जब तक पिता जिंदा थे तब तक से तो 1 बीघा पे खेती होती थी तो अच्छा खासा फसल निकलता था। अब वो 1 बीघा जमीन पे क्या हो गया, 4 का हिस्सा हो गया, 5-5 हिस्सा या कट्ठे या जो भी आपके यहाँ पर मानक होता है, यानी उस 1 बीघा जो पर्टिकुलर लैंड है उसका 4 हिस्सा लग गया। अब वो 4 हिस्सा अलग अलग खेती हो रहा है, अलग अलग खेती होने से प्रोडक्शन अब उतना नहीं निकल करके आएगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि इससे जो किसान है वो बहुत ज़्यादा नहीं निकाल पाता है प्रोडक्शन उस खेती से, है ना। अनइकोनॉमिकल हो जाता है फार्मर के लिए कि अब उसमें ज़्यादा कुछ निकाल पाए, मतलब उस पीस ऑफ लैंड से, ठीक है ना। तो इनॉर्मस प्रेशर है आज के टाइम में एग्रीकल्चरल लैंड पर, क्योंकि लैंड होल्डिंग पैटर्न अब बदलते जा रहा है, यानी ज़मीन का स्वामित्व, क्योंकि अब सब बात बच्चों में बढ़ते जा रहा है, लैंड फ्रैगमेंट होते जा रहे हैं, छोटे होते जा रहे हैं। चलिए, कमर्शियल फार्मिंग नेक्स्ट देखिए। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोसेज ऑफ मॉडर्न इनपुट, यानी इसका सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है कमर्शियल फार्मिंग का। नाम में कमर्शियल है, इसका मतलब मार्केट के लिए है ना। इसमें मॉडर्न इनपुट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना, आधुनिकीकरण, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, HYV सीड पढ़े होंगे क्लास 9 में, केमिकल फर्टिलाइजर है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, ज़बरदस्त तौर पे इस्तेमाल होगा ताकि अच्छी खासी प्रोडक्टिविटी हो सके। डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, यानी कमर्शलाइज्ड क्रॉप या एग्रीकल्चर जो फार्मिंग होती है वो भारत के हर क्षेत्र में एक सा नहीं है, अलग अलग हो सकता है। जहाँ अच्छा स्थिति होगा वहाँ पे खूब एग्रीकल्चर कमर्शियल बेस्ड फार्मिंग की जाएगी। एग्जांपल है, राइस इज़ ए कमर्शियल क्रॉप, ठीक है ना, इन हरियाणा एंड पंजाब, यानी यहाँ पे अच्छा खासा आपका यहाँ पैदावार होता है राइस का। लेकिन इन उड़ीसा इट इज़ ए सब्सिस्टेंस क्रॉप, लेकिन उड़ीसा में जाके देखिएगा तो ये सिर्फ ज़रूरत भर का ही पैदा हो पाता है ना। तो जहाँ पे अच्छी स्थिति है वहाँ पे ये बढ़िया उपजेंगे। अच्छा, प्लांटेशन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। देखो, प्लांटेशन अलग नहीं है, वो कमर्शियल फार्मिंग के तहत ही आता है। क्या होता है प्लांटेशन? इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, एक तरह का पेड़ बहुत लार्ज एरिया में आप इसको प्रोड्यूस करते हैं। द प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। प्लांटेशन में जो क्रॉपिंग की जाती है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एग्रीकल्चर, ठीक, एग्रीकल्चर भी हो और उससे अच्छा मुनाफा भी हो, और इंडस्ट्री को हम प्रोवाइड करें। जैसे टी और कॉफ़ी या रबड़ प्लांटेशन होता है ना, तो एक तरफ तो एग्रीकल्चर हो रहा है, उससे भी मुनाफा है, और उसके बाद एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ को भी फेड कर रहे हैं। तो ये प्लांटेशन दोनों का लिंक करता है, ये भी आप कह सकते हैं। अच्छा, कहाँ गया? द प्लांटेशन हैज़ एन, हाँ, industry. Plantation cover large tract of land, use capital intensive input. With the help of migrant labor, all the produces is used as raw material in the respective इंडस्ट्री। तो प्लांटेशन एक बहुत बड़े लैंड पर इसको किया जाता है, इस पर कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज़्यादा पैसे लगे होते हैं, इसमें बाहरी मजदूर आकर के इस पर काम करते हैं, जैसे चाय के बागान वगैरह में, और यहाँ से जो रॉ मटेरियल पैदा होता है वो इंडस्ट्रीज से संबंधित होता है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करता है इंडस्ट्रीज़ के। जैसे टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सारे प्लांटेशन का उदाहरण है ये प्लांटेशन क्रॉप है। टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी इन कर्नाटका आर सम इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप ग्रोन इन दिस स्टेट। देखें उदाहरण के तौर पर, है ना। सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट,
A well-developed network of transport and communication connecting the plantation area, processing industries and market play an important role in the development of plantation. तो प्लांटेशन के लिए क्या ज़रूरी है? प्लांटेशन से जो प्रोडक्शन होता है वो मेनली मार्केट बेस्ड होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि एक डेवलप्ड नेटवर्क हो, किस चीज़ का? ट्रांसपोर्ट का, कि प्लांटेशन से वाले साइड से आपको इंडस्ट्री या फैक्ट्री तक पहुंचाया जा सके। जो कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यानी संवाद, सूचना, एक दूसरे से कम्युनिकेशन बना रहे, इससे प्लांटेशन एरिया से प्रोसेस होने के लिए इंडस्ट्री तक जा सके, मार्केट के लिए मार्केट या प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तक जा सके प्लांटेशन एरिया से, है ना। तो बेटर नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन होना चाहिए, तब जा कर के उसका एक इम्पॉर्टेंट माइग्रेशन हो सकेगा और जुडिशली उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, है ना। तो प्लांटेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन हो जो प्लांटेशन एरिया को जोड़े मार्केट और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से। देखिए बनाना प्लांटेशन है, ये बैम्बू प्लांटेशन है, तो बिल्कुल प्लांटेशन भी आपका कमर्शियल फार्मिंग में ही आता है। चलिए नेक्स्ट है, चलो क्रॉपिंग पैटर्न देखते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल से रबी खरीफ की बात होनी चाहिए। यू हैव स्टडीड द फिजिकल डाइवर्सिटीज़ एंड प्लूरलिटी ऑफ कल्चर्स इन इंडिया। आपने भारत के फिजिकल डाइवर्सिटी, भौतिक जो विविधता हैं, मतलब टेरियंस हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज है, वगैरह वगैरह, जो भी डिफरेंट विविधता है, डिफरेंट हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, उसको आपने देखा, पढ़ा हुआ है। प्लूरलिटी ऑफ कल्चर यानी हमारे यहाँ जो परंपराओं का जो बहुलता, बहुत सारे जो कल्चर्स है भारत में, उसके बारे में पढ़ा हुआ है। चलो, दीज आर ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड क्रॉपिंग पैटर्न इन द कंट्री। इसका बहुत हद तक हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस या क्रॉपिंग पैटर्न यानी जिस तरह से फसल हम लोग लगाते हैं देश भर में, उस पर भी इसका असर पड़ता है। किसका? फिजिकल डाइवर्सिटी यानी बनावट, और जो हमारे यहाँ जो कल्चर्स प्रैक्टिस होते हैं उसका प्रभाव पड़ता है हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पर। चलो, वेरियस टाइप ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स, रेशेदार, याद रखना ये फाइबर रेशेदार। तो वेरियस टाइप ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप, वेजिटेबल एंड फ्रूट, स्पाइसेस एंड condiments etc. constitute some of the important crops grown in the country. India has 3 cropping seasons. देख रहे हैं, ये सारी चीज़ों का हमारे भारत में बहुत इम्पॉर्टेंट क्रॉप के दर्जा दिया गया है। हमारे यहाँ पैदावार होता है, इसी वजह से हम लोगों ने जो अलग अलग जो क्रॉप्स का जो वर्गीकरण किया हुआ है वो हम लोगों ने एग्रीकल्चरल क्रॉपिंग सीजन बोल करके किया हुआ है क्लासिफाई। रबी, खरीफ और ज़ैद, ये क्रॉपिंग सीजन्स हैं जिसमें भारत भर में जो क्रॉप्स को डिवाइड किया गया है ना, जो लगाए जाते हैं। एक बात देख लेते हैं, कॉन्डिमेंट्स का मतलब हम लोग एक बार देख लेते हैं, कॉन्डिमेंट्स का मतलब क्या होता है। कॉन्डिमेंट्स मीनिंग एक बार देख लेते हैं, इससे हम लोग को बेहतर तरीके से मसाला, अच्छा कॉन्डिमेंट्स मसालों को हैं, स्पाइसेस भी है ना, इसीलिए। चलो रबी क्रॉप देखते हैं। देखो इस वाले सेक्शन में ध्यान रखना कि इसका कब इसे बोया जाता है, कब हार्वेस्ट किया जाता है, रबी फसल कौन कौन से हैं, इसमें प्रेसिपिटेशन यानी बारिश की कितनी ज़रूरत होती है, सनलाइट की क्या इंपॉर्टेंस है ना, भारत में किन किन जगहों पे रबी क्रॉप्स का बहुलता है। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है ना, यहाँ पे 5 पॉइंट को तो आप ज़रूर से निकाल लीजिए, ठीक है ना। इस रबी क्रॉप्स को बोया जाता है, सो किया जाता है विंटर्स में, अक्टूबर से लेकर दिसंबर में, और इसकी कटाई हार्वेस्ट किया जाता है समर्स में, अप्रैल से लेकर जून तक में। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स, देखो कुछ महत्वपूर्ण रबी क्रॉप्स क्या क्या हैं, वीट है, बार्ले हैं, पीस हैं, ग्राम है, मस्टर्ड हैं। दो दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया स्टेट फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स सच एज, देखो ये भारत में बहुत सारे जगहों पर इन फसलों को लगाया जाता है, जैसे कि देखो ज़्यादातर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर रबी का बहुत असर है, रबी फसल का, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये ज़बरदस्त तौर पर प्रोडक्शन ऑफ वीट और रबी क्रॉप्स के लिए इन राज्यों में ज़बरदस्त फसल ऊपर होता है, रबी फसल इन राज्यों में ज़बरदस्त निकलते हैं, ठीक है ना। Availability of precipitation during winter months due to the western temperate cyclone helps in the success of these crop. देखो यहाँ पर फसल क्यों सफल तौर पर हमारे यहाँ निकलते हैं,
क्योंकि जो बारिश होती है, देखो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, जो बारिश की जो हम लोग को मिल जाता है किसकी वजह से, बारिश जाड़े में, विंटर्स में जो हमें बारिश मिलता है ना जाड़े के महीनों में, क्यों, क्योंकि वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन, यानी वेस्टर्न साइड आइए, आपका भारत के वेस्टर्न साइड में आइए, तो वहाँ पे टेम्परेट जोन में जो साइक्लोन्स डेवलप होते हैं उससे भारत में बारिश होती है जो विंटर्स में, उसकी वजह से आपका रबी फसल बहुत अच्छे तरीके से हमारे यहाँ उसका उपज होता है। However, the success of the Green Revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and part of Rajasthan has also been an important factor in the growth of above mentioned rabi crop। जो आपको याद होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन की सफलता के कारण भी जो 4 राज्य अनुभव किए ग्रीन रिवॉल्यूशन, उससे भी रबी फसल का ही ऊपर आपको उसको ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलता है ना। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और कुछ पार्ट राजस्थान का यहाँ पर ग्रोथ आपका रबी क्रॉप्स का, स्पेशली आपका वीट है, राइस है, तो यहाँ पर वीट की जो बात हो रही थी तो वो आपको सक्सेसफुली ग्रीन रिवॉल्यूशन में किया जा चुका है। आइए खरीफ देखते हैं। खरीफ क्रॉप्स जो है आपको ऑनसेट ऑफ मानसून, यानी मानसून का आगमन, यानी बारिश जब शुरू हो रही है तब खरीफ क्रॉप लगाया जाता है देश भर के अलग अलग हिस्सों में। और हार्वेस्ट यानी कटाई कब की जाती है, सितंबर अक्टूबर में। इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन कौन से हैं इस सीज़न के, पैडी यानी राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर भी बोलते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सब इंपॉर्टेंट खरीफ फसल हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट बेल्ट हैं खरीफ फसल के, स्पेशली राइस ग्रोइंग रीजन है आसाम, वेस्ट बंगाल, तटीय जो क्षेत्र हैं उड़ीसा के, समुद्री तटीय क्षेत्र, कोस्टल रीजन, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, देख रहे हैं ये सारे रीजन आपको राइस बेल्ट हैं। फिर जो कोंकण कोस्ट है, ठीक है ना, महाराष्ट्र पर्टिकुलरली तो कोंकण कोस्ट बेसिकली जो आपको देखिएगा गोवा वाला साइड में वहाँ पर, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, इतने सारे क्षेत्र जो राइस के लिए बहुत अच्छी तरह, पैडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रिसेंटली पैडी हैज़ ऑल्सो बिकेम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ, यानी अच्छा एक आप लोगों से क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पैडी फील्ड से सबसे ज़्यादा गैस कौन सा एमिट करता है, बहुत बड़े लार्ज अमाउंट में गैस कौन सा एमिट होता है पैडी फील्ड से, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताएंगे। चलिए कुछ ऐसे भी स्टेट है जैसे आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, जहाँ पे तीनों क्रॉप पैडी, 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ईयर, मतलब 3 बार पैडी उपजाया जाता है एक ही साल में, है ना। आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, क्योंकि पानी ही पानी यहाँ पर तो इरिगेशन के लिए कोई समस्या ही नहीं है ना। दीज आर अस, अमन और बोरो, ये 3 हैं जो आपको 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी हैं जो एक ही साल में आपको उपजाए जाते हैं, ठीक है। देखिए असमन और बोरो जो है ये वैरायटी है, राइस का ही वैरायटी है, जो राइस इज यूजली सोन थ्राइस, है ना। तो ये 3 बार इसको लगाया जाता है एक ही साल में। तो जितना आपके पास मौजूद होगा क्या बोलते हैं सिंचाई के लिए अच्छा खासा व्यवस्था, उस हिसाब से आप कर सकते हैं, है ना। तो ये बताना चाह रहा है, ठीक है ना। अस, अमन और बोरो याद रखिएगा, ये राइस के ही, पैडी के ही ये प्रकार हैं, ठीक है। चलो इन बिटवीन द रबी और खरीफ, अब तीसरा देखो क्रॉपिंग सीजन। तो रबी और खरीफ सीजन्स के बीच में ही आपको एक छोटा सा सीज़न आता है समर मंथ्स में, आपको जैद सीज़न इसको बोलते हैं। कुछ क्रॉप्स आपको जैद सीज़न के भी हैं जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल, और फॉडर क्रॉप है शुगर केन, ये सालों भर, ऑलमोस्ट ईयर टू ग्रो। शुगर केन तो साल भर लग जाता है तो इनको ग्रो करने में, ठीक है। तो आगे चलते हैं, मेजर क्रॉप्स है। देखो वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल। देखो दुनिया भर के वैरायटी आपको फूड ग्रेन्स के वैरायटी है, और नॉन फूड क्रॉप है जैसे रबड़ है, टिम्बर के लिए यूज़ करने के लिए ऐसे भी हैं, है ना, जो खाद्यान्न में नहीं आते वैसे भी आपको क्रॉप्स हैं, वो भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग वैरायटी में प्रोड्यूस होते रहते हैं। लेकिन प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार क्या है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, कल्टीवेशन प्रैक्टिस किस तरह की जाती है ना। अच्छा मेजर क्रॉप जो भारत में जो उगाए जाते हैं यानी प्रोड्यूस किए जाते हैं वो है राइस, वीट, मिलेट्स, दानेदार वाला जो भी है, दलहन है, पल्सेस है, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन, जूट एक्सेट्रा। तो ये मेजर क्रॉप है। अब हम लोग
कुछ ऐसे मेन फूड ग्रेन्स क्रॉप है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, इस पैराम से भी आपको एटलीस्ट 5 पॉइंट्स उठाना है। प्रेसिपिटेशन कितना ज़रूरी है, सनलाइट कितना होना चाहिए, फिर कौन सा बेल्ट है जहाँ पे इसका ज़्यादातर प्रोडक्शन होता है, फिर देश में इसका क्या स्थान रखता है इस पर्टिकुलर फूड ग्रेन का। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको 5 पॉइंट उठा लेंगे तो आपको लाभ करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं राइस के बारे में। इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। ये सबसे महत्वपूर्ण फूड क्रॉप है, मतलब भारत में इसका कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है। हमारा कंट्री सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का पूरे वर्ल्ड में, चाइना के बाद। खरीफ क्रॉप, ये जो खरीफ क्रॉप है राइस, ये रिक्वायर करता है हाई टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ध्यान रखना है, ये पॉइंट से बन जाएगा। हाई ह्यूमिडिटी, उमस बहुत अच्छा खासा चाहिए। एनुअल रेनफॉल कम से कम 100 सेंटीमीटर की बारिश एनुअली इस बेल्ट में होना चाहिए, है ना। जहाँ पे कम रेनफॉल है वहाँ पे इरिगेशन का तो होना चाहिए। तो राइस कल्टीवेशन के लिए इतना चीज़ों का रिक्वायरमेंट आवश्यक है। आगे चलते हैं। तो ये आपको एक बताया गया है, देखिए ये एक मैप दिया गया है। देखो मेजर एरिया, माइनर एरिया, किस बारे में, राइस का देखा को। तो जो थोड़ा सा गाढ़ा है, थोड़ा सा शेड ज़्यादा शेडेड है, तो ये देखो ये पूरा राइस बेल्ट है सर। और ये माइनर है, उसे थोड़ा सा फेडेड है, थोड़ा सा कम है, ये माइनर बेल्ट है। तो इन जिस भाग में आप देखोगे ना, यहाँ पे नदियों का या कैनाल्स का अच्छा खासा चेनिंग होगा, इस कारण से ये। तो इसको एक बार प्लीज़ आप लोग देख लेना। फिर चलो नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। आप देखोगे, मैप देखोगे तो राइस का जो बेल्ट है वो उत्तरी भारत, उत्तर पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में खूब डेवलप होता है। कोस्टल रीजन में भी आपको तटीय, समुद्री तटीय इलाकों में भी देखोगे। डेल्टाइक रीजन, जहाँ पे रिवर सी से जाकर मिल रही है, वो उन क्षेत्रों में भी देखोगे कि राइस प्रोडक्शन अच्छा खासा है। जैसे सुंदरबन डेल्टा है, कावेरी कृष्णा तरफ में भी देखोगे। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूब मिल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन द एरिया ऑफ लेस रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश पर। तो देखो, डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन यानी नहरों से जो सिंचाई का एक सघन जाल का जो डेवलपमेंट किया गया है, और ट्यूबवेल्स लगाया गया है जिससे पानी खूब निकलते हैं, है ना, ग्राउंड वाटर पानी, है ना। इसकी वजह से राइस के प्रोडक्शन के लिए बहुत हद तक इन इरिगेशन फैसिलिटी से इसका प्रोडक्शन बूम किया है, यानी बढ़ा है। उन किन क्षेत्रों में, लेस रेनफॉल वाले क्षेत्रों में। लेस रेनफॉल है लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ पर हम लोगों ने कैनाल्स बना रखे हैं, नहर बना रखे हैं, हम लोगों ने ट्यूबवेल लगा रखा है। जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश या राजस्थान, ये ज़्यादा यहाँ बारिश नहीं होती, लेकिन कैनाल का इतना इरिगेशन का सिस्टम इतना ताकतवर कर दिया गया ना, पावरफुल कर दिया गया कि राइस जैसा जो वाटर फेड आपका ये क्रॉप है, ये अच्छा प्रोड्यूस हो रहा है। चलिए वीट को देखते हैं। ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है भारत में, इसका सेकंड ज़्यादा बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइस के बाद आता है। मेन फूड क्रॉप है भारत में, इसका इस्तेमाल ज़बरदस्त है। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में तो जो बहुत ही ज़्यादा मेन फूड क्रॉप है, रोटी खाने का जो आदत होना। रबी क्रॉप रिक्वायर्स, ये जो वीट है रबी क्रॉप है, ये इसको ज़रूरत होता है ठंडा ग्रोइंग सीजन, है ना। ग्रोइंग सीजन में इन्हें ठंडा चाहिए और ब्राइट सनशाइन यानी धूप, अच्छा खासा धूप हो जब इनकी कटाई होती है। तो 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होना चाहिए उस इलाके में जहाँ पर इनको लगाया जाएगा, वीट को लगाया जाएगा, है ना। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन, यानी ग्रोइंग सीजन के दौरान में इसमें बारिश होते रहनी चाहिए। साल भर का है तो अलग अलग समय पर बारिश, मतलब इन टोटलिटी 75 सेंटीमीटर तक बारिश उस क्षेत्र में एनुअली होना चाहिए। देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स हैं भारत में, एक गंगा सतलज प्लेन है और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है। जो गंगा सतलज प्लेन्स है भारत में एक रीजन है जहाँ पे अच्छा खासा वीट उपजाया जाता है। दूसरा है ब्लैक सॉइल रीजन है डेक्कन में, वहाँ भी वीट का एक अच्छा बेल्ट हमको देखने को मिलता है। वीट प्रोड्यूसिंग, लीडिंग वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट देख लो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, है ना। तो वीट कल्टीवेशन। मिलेट्स देखो, दानेदार, तो ज्वार, बाजरा, रागी, ये कुछ इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो भारत में उपजाए जाते हैं। इन्हें कोर्स ग्रेन भी कहते हैं, मोटे दाने वाले, है ना, कोर्स ग्रेन, मोटा दाना वाला भी फसल कहते हैं।
और इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छा खासा होता है। रागी रिच है आयरन में, कैल्शियम में और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट और रफेज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है रागी को खाना। ज्वार जो है थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है। किस लिए? विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन, क्योंकि ज्वार का जो प्रोडक्शन होता है, ये जो एक फूड क्रॉप ही है ज्वार, इसका जो जितना एरिया में जितना ये प्रोडक्शन होता है, तो वो तीसरा स्थान पर, ये तीसरे पायदान पर है। पहले पर तो आपको राइस हो गया, दूसरे पर आपको व्हीट हो गया और तीसरे पर जो हो गया आपका ज्वार आ गया, है ना। तो इन एरिया वाइज बोला गया कि जिस लार्ज एक्सटेंट में ज्वार को लगाया जाता है उसमें आपका ज्वार तीसरे स्थान पर आता है। चलो, ये भी एक रेन फेड क्रॉप है, यानी बारिश पर निर्भर रहने वाला, क्योंकि पानी की आवश्यकता है इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है ना। इट इज़ ए रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन, यानी रेड फेड क्रॉप है जो कि मॉइस्ट एरिया, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होना चाहिए उन एरियाज़ में, है ना, और इन्हें इरिगेशन की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती है। रेन फेड क्रॉप है, यानी बारिश पर निर्भर करते हैं, ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। तो इन्हें बारिश बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बारिश इन्हें इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत नहीं है। बारिश जितनी हुए उससे भी इनका काम चल जाता है, क्योंकि आप जितना स्टेट का नाम देख रहे हो इसमें बहुत ज़्यादा बारिश वाले राज्य ये हैं नहीं। अच्छा, फिर इसी में बाजरा देखिए, बाजरा कल्टीवेशन देखिए। बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल, यानी बलुहट मिट्टी पर बाजरा ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको उपज आते हैं। देखो, शैलो ब्लैक सॉइल क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। उथली काली मिट्टी, है ना, इसको देखो। तो यहाँ पे देखो, बाजरा जो है सैंडी सॉइल पर जो आपको बलुहट मिट्टी है उस पर प्रोड्यूस अच्छा होता है इनका बाजरा का। और जो काली मिट्टी है, सैंडी सॉइल और शैलो ब्लैक, उथली हुई मतलब उठा हुआ जो ब्लैक सॉइल है, बस इसको समझ लीजिए कि ब्लैक सॉइल में अच्छा खासा इसका उपज होता है। ठीक है, देखो, दिस टाइप ऑफ सॉइल फाउंड विथ थिकनेस लेस देन 30 सेंटीमीटर तक इनका बस थिकनेस मोटाई होता है। तो ये भी बहुत अच्छे माने जाते हैं आपको किसके पैदावार के लिए, आपको बाजरा के पैदावार के लिए सही माने जाते हैं। ठीक है, तो दोनों मिट्टियों पे इनका अच्छी खासी पैदाइश होती है, सैंडी सॉइल और शैलो ब्लैक सॉइल पर। अच्छा, बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट देखो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। बोर्ड में क्वेश्चन पूछ देता है विच इज़ द लीडिंग स्टेट, तो ध्यान रखना जो आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले दिया हुआ तो लीडिंग है। रागी इज ए क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन, देख रहे हैं, रागी फसल जो है सूखाग्रस्त क्षेत्रों में इन क्रॉप को उपजाया जाता है, लगाया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। और किस पर अच्छा इनका ग्रो करता है रागी, तो रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी और सैलो ब्लैक सॉइल पर इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। ठीक है, मतलब इतने टाइप ऑफ सॉइल पर ये लगाए जा सकते हैं। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट देख लो, कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, इतने राज्यों में आपका रागी का फसल लगाया जाता है। चलो, मेज़ अलग है, देखो, इट इज़ ए क्रॉप विच इज़ यूज बोथ एज फूड एंड फॉडर। तो मेज़ में देखोगे फूड और फॉडर दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, खाने के लिए भी और जानवरों के चारा के तौर पर, है ना। ये एक खरीफ क्रॉप है, ये इसको टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस। अच्छा पैदावार होता है अलुवियल सॉइल पर, मतलब जलोढ़ मिट्टी जो आपका गंगा के द्वारा लाया जाता है ना, या रिवर्स के द्वारा जो सिल्ट लाया जाता है उसके। अच्छा, कुछ स्टेट हैं जैसे बिहार, मेज़ को लगाया जाता है, रबी सीज़न में इसे लगाया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें मॉडर्न इनपुट्स जैसे HYV सीड का अगर इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन की वजह से, मतलब जो मॉडर्न तरीक़ों का अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो हम इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, मेज़ के प्रोडक्शन को। मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट में देखो, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तो मेज़ कल्टीवेशन अच्छा खासा यहाँ होता है। आगे चलते हैं, तो ये हम लोग देख रहे हैं मैप वीट के प्रोडक्शन से, मेजर और माइनर एरियाज़ देखिए, है ना।
गंगा सतलज एरिया एक बताया, एक डेक्कन प्लेट्यू वाला हिस्सा बताया। तो देख रहे हैं ये कुछ इस तरह से आपका ये मैप को एक बार देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग पल्सेस को देखते हैं। तो पल्सेस जो है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर, यानी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और खपत करने वाला भी, दालों को खपत करने वाला भी देश है। पूरी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा यहीं पे प्रोड्यूस भी होता है, यहीं पे खपत भी होता है। अच्छा, मेजर सोर्स क्या है? दाल, प्रोटीन, वेजिटेरियन डाइट में सबसे बढ़िया प्रोटीन के लिए। ऐसे तो नॉनवेज आप डेली खा नहीं सकते और बहुत तो खा नहीं सकते हो, खाते भी हो तो वो मसाले वगैरह लेकर के खाते हो जो आप ही को नुकसान करता है। तो यहाँ वेजिटेरियन डाइट में पल्सेस एक प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। बहुत सारे पल्सेस भारत में लगाए जाते हैं, जिसमें कुछ हैं तूर है जिसको अरहर बोलते हैं, उड़द है, मूंग है, मंसूर है, पी है, ग्राम है। आपके घर में मम्मी लोग खाना बनाती होंगी तो आप देखते होंगे कई तरह के खिचड़ी में अलग पड़ता है तरह का दाल, कई जगह पे कई अलग अलग तरह के दाल का इस्तेमाल किया जाता है ना। Can you distinguish which of these pulses are grown in the खरीफ season and which are grown in the रबी season? इसमें से भी कई ऐसे हैं जो खरीफ सीजन में अलग लगाए जाते हैं और रबी सीजन में अलग अलग लगाए जाते हैं। चलो, पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर, पल्सेस को यानी दालों को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर की आवश्यकता नहीं है और सर्वाइव कर सकते हैं ड्राई कंडीशंस में भी, यानी बहुत ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है। लेग्यूमिनस क्रॉप है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं, है ना। Except arhar help being leguminous crops, all these crops except arhar help in restoring soil fertility by nitrogen from the air। तो एयर से नाइट्रोजन राइजोबियम जो है खींचता है और सॉइल में मिला देता है नाइट्रोजन का मात्रा को। अरहर छोड़ दें तो बाकी सारे लेगुमिनस क्रॉप जो है, दलहन जो है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, है ना। अच्छा, मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट जो देख लो। अच्छा, देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स। बोला जाता है कि सॉइल में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर बरकरार रखना है, यानी इनडायरेक्टली फर्टिलिटी अगर सॉइल की बरकरार रखनी है तो रोटेशन करिए। मतलब एक पहले रबी खरीफ कुछ लगा लिया, मतलब जैसे वीट लगा लिया, राइस लगा लिया, तो फिर दाल लगा लिया या कुछ हिस्सा दाल का लगा लिया, मतलब रोटेट होते रहना चाहिए जिससे ना मिट्टी का बना रहे फर्टिलिटी। तो मेजर प्रोड्यूसिंग कुछ पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट है, देख लीजिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, ये सब हैं। तो अच्छा, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रीन्स। अच्छा, ग्रीन्स के अलावा कुछ ऐसे भी फूड क्रॉप हैं, उनको भी देख लेते। देखो, हर पैरा में से 5-5 पॉइंट जरूर निकाल लेना। तो अगर आपने निकाल लिया ना तो आपका मार्क्स कोई नहीं काट सकता, याद रखना। चलो, शुगर केन है, ये ट्रॉपिकल एज वेल सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ट्रॉपिकल क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और उसके पास का जो क्षेत्र होता है सब ट्रॉपिकल होता है ना, साउथ और नॉर्थ ट्रॉपिक के। तो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल शुगर केन दोनों माना जाता है। अच्छा, ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट दोनों में मतलब अच्छा खासा आपको यहाँ पैदावार हो सकता है। शुगर केन ग्रो कर सकता है हॉट में, गर्म क्षेत्र में भी, या ह्यूमिडिटी भरा हुआ जो क्लाइमेट हो, जहाँ पे टेम्परेचर 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक हो, वहाँ पर आपको उसका प्रोडक्शन शुगर केन का हो सकता है। एनुअल रेनफॉल इनको ज़रूरत होता है 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में। ध्यान रखना, उस क्षेत्र में जहां पर 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश, एनुअल बारिश होती होगी, वो क्षेत्र आइडियल है शुगर केन के लिए, ठीक है ना। अच्छा, इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है वहाँ पे इरिगेशन की आवश्यकता होगी शुगर केन के प्रोडक्शन के लिए। इट कैन बी ग्रोन ऑन ए वैरायटी ऑफ सॉइल एंड नीड मैनुअल लेबर। इसमें आपको अलग अलग टाइप ऑफ सॉइल में इसका प्रोडक्शन हो सकता है। इसमें हाथ से लेबर की ज़रूरत होती है, मैनुअल लेबर की ज़रूरत होती है, यानी इसमें मशीन्स की जगह पे हाथ से ज़्यादा इसमें काम करना पड़ता है ना। अच्छा, फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील के बाद इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर। अच्छा, शुगर केन से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? शुगर भी प्राप्त होता है, गुड़ जिसे जैगरी बोलते हैं, खंडसारी, मोलासेस, ये हमें
प्राप्त होता है। ये चीनी के ही बने होते हैं, इन्हीं से बनाए जाते हैं। मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट देख लो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये सारे आपको मौजूद होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात था कि ये वैरायटी ऑफ सॉइल पर निर्भर होते हैं, मतलब उपजाए जा सकते हैं, और इसमें मैनुअल लेबर यानी हाथ का काम बहुत है, बोने से लेकर कटाई तक में। चलो ऑयल सीड्स देखते हैं। 2015 की बात करें, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंड नट के मामले में पूरी दुनिया में, चाइना के बाद, यानी सेकंड पोजीशन पर। इन रेप सीड प्रोडक्शन इन इंडिया वाज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूस। रेप सीड एक तरह का आपका ऑयल सीड ही है। देखो ये किस तरह का दिखता है, मैं दिखाता हूँ। देखो रेप सीड इस तरह का दिखता है आपका, ठीक है। ये आपका इस तरह का ये ऑलमोस्ट दिखता है, आप देख पा रहे होंगे, है ना। अभी दिखता ही इस तरह का है तो हम क्या बताएं। अब देख लीजिएगा, ये इस तरह का कुछ देखता है रेप सीड। तो रेप सीड के मामले में हम लोग क्या पोजीशन रखते हैं, देखो रेप सीड प्रोडक्शन के मामले में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, आफ्टर कनाडा और चाइना, यानी थर्ड, पहला चाइना फिर कनाडा, है ना, इन 2015, आफ्टर कनाडा एंड चाइना, कनाडा पहला फिर चाइना उसके बाद। चलो, डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री। तो बाकी और भी ऑयल सीड्स है ना, वो उसे भी लगाया जाता है। ये 12% टोटल क्रॉप्ड एरिया का 12% ये ऑयल सीड्स कवर करते हैं। मतलब जितना एरिया में मान लो 100% पर अगर आपका खेती होता है तो 12% आपका दलहन यानी दाल यानी ऑयल सीड से रिलेटेड आपका द ऑयल सीड से मतलब रिलेटेड आपका प्रोडक्शन वहाँ पे कल्टीवेशन होता है। मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन स्टेट आर, देखो कौन कौन से ऑयल सीड प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में। ग्राउंड नट है, मस्टर्ड है, कोकोनट है, सीसमम है ना, जैसे तिल का तेल भी बोला जाता है, सोयाबीन है, कैस्टर सीड्स है, कॉटन सीड्स है, लिन सीड्स है, सनफ्लावर है, इतने ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन होता है। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल, ज़्यादातर खाने योग्य है, एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स, या इसे खाना बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। However, some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetic ointments. ये इसमें से भी जो कई ऐसे भी ऑयल सीड्स है जिनका इस्तेमाल एज ए रॉ मटेरियल, कच्चा सामग्री के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है, ताकि इंडस्ट्रीज़ में उसका इस्तेमाल करते हुए आप साबुन, सोप, कॉस्मेटिक जो सौंदर्य प्रसाधन वाली चीज़ें हैं या दवाइयों को बनाने में मदद मिलता है। चलिए आगे आते हैं। ग्राउंड नट इज़ ए खरीफ क्रॉप, ग्राउंड नट एक खरीफ क्रॉप है एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। यानी जितने भी मेजर ऑयल सीड हैं उनका जितना प्रोडक्शन उसका आधा ग्राउंड नट, ये एक जो कि एक खरीफ क्रॉप है, ये ले जाता है। मतलब मेरी बात समझे, ग्राउंड नट जो कि एक खरीफ क्रॉप है, ये करीब करीब इसका आधा मतलब अच्छा खासा प्रोडक्शन है। मतलब हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड का मतलब जितने भी ऑयल सीड का प्रोडक्शन है उसमें आधा तो ग्राउंड नट का ही हिस्सा है, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। गुजरात वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट फॉलोड बाय राजस्थान। गुजरात लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट का, राजस्थान के बाद तमिलनाडु के, राजस्थान और तमिलनाडु के बाद, है ना, 15-16 के डेटा के अनुसार। लिनसीड और मस्टर्ड एक रबी क्रॉप है, ध्यान देना, ऑयल सीड में भी खरीफ और रबी अलग अलग है। सीसमम एक खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में, लेकिन रबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। ये भी देखो बड़ा विचित्र है। कैस्टर सीड ग्रो करता है रबी और खरीफ दोनों सीजन्स में, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, थोड़ा टेक्निकल पॉइंट्स वगैरह हैं। टी है, टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब देखो ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर में चल जाएगा टी, है ना। और एक इम्पॉर्टेंट बेवरेज है, बेवरेज यानी पीने योग्य, है ना, पीते हैं हम लोग इसको, है ना। यह बेवरेज क्रॉप है, इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने के बाद। देखिएगा ब्रिटिशर्स जैसे ही आए, इन्होंने शुरुआत में ही यहाँ पर टी प्लांटेशन इंट्रोड्यूस कर दिया। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय इंडियंस। आज ज़्यादातर टी प्लांटेशन इंडियंस के द्वारा ओन किया जाता है। टी जो प्लांट है, टी प्लांट है, ये ग्रो करता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में,
है ना, जहाँ पर इंडाउड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल, जहाँ पर अच्छा खासा उपजाऊ वाला मिट्टी मौजूद होना चाहिए, सॉइल मौजूद होना चाहिए, है ना, जहाँ पे गहराई से गहराई तक मिट्टी और अच्छा खासा फर्टाइल होना चाहिए, रिच होना चाहिए ह्यूमस से, यानी उसमें बहुत सारे बायो मटेरियल्स उसमें होने चाहिए, है ना, ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए उसके अंदर, जैसे सड़े गले पत्ते वगैरह हैं, जो कीट पतंग मरे वगैरह, तो बायोटिक मटेरियल उसके अंदर होना चाहिए। ये वैसे जगह पर ये अच्छा खासा डेवलप होते हैं। तो टी प्लांट ग्रो करते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हमारे यहाँ, जहाँ इंडाउड क्या है, अब आप इसको एक बार देख लीजिए। इंडाउड मीनिंग संपन्न, यानी भरपूर तौर पर संपन्न होना, यानी उसमें मौजूद होना। इंडाउड पास्ट पार्टिसिपेट टू गिव ए लार्ज सम ऑफ मनी, इंडाउ है ना, यानी संपन्न होना, यानी पूरा होना इसका मतलब है। तो इसको समझ लेते हैं, जिसमें इंडाउड विद डीप, यानी उसमें आपको गहराई और उपजाऊ वाले, है ना, वेल ड्रेन्ड सॉइल होने चाहिए, मतलब अच्छा खासा सॉइल होना चाहिए, है ना, फर्टाइल्ड होना चाहिए, उसमें ह्यूमस अच्छा खासा होना चाहिए। देखो ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस सब्सटेंस मेड ऑफ डेड लीव्स एंड प्लांट, यानी उसमें डेड लीव्स होगा, प्लांट होंगे, है ना, जो आपको पेड़ों को पौधों को बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, अब इसे देखो, ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल, देखो ये भी देख लो एक बार आप। तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ कंपोनेंट, बहुत सारी चीज़ों से मिलकर होता है। इसमें कई चीज़ें हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, है ना, इसमें कुछ ह्यूमस भी होना चाहिए, तो कई तरह की चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, ठीक है ना, तब वो आइडियल माना जाता है। तो ये ज़रूरी होता है टी के लिए। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री। अच्छा, टी के लिए क्या ज़रूरी है कि टी बुशेस के लिए, जो चाय के जो पौधे होते हैं उनके लिए ज़रूरी है गर्म और मॉइस्ट फ्री, यानी उमस ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, मॉइस्ट फ्री, मॉइस्ट फ्रॉस्ट यानी ठंडा, यानी मॉइस्ट और फ्रॉस्ट यानी एकदम चिलिंग ठंडा क्षेत्र जरूरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, यानी ऐसा नहीं कि बर्फ़ होना चाहिए पहाड़ में एकदम ठंडा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑल थ्रू द ईयर, यानी यहाँ पर पूरे साल कोई ठंडा नहीं चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर कंटिन्यूसली ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स, यानी हाँ साल भर में हल्की हल्की कभी कभी बारिश होते रहेगी, है ना, फ्रीक्वेंटली शावर्स यानी साल भर बारिश होते रहेगी, हर रोज़ हल्की हल्की उमस बोल रहे हैं, हल्की हल्की बारिश होगी। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर, यानी पूरे साल भर हल्की हल्की बारिश होते रहेगी, जिससे कि जो उसके छोटी छोटी पत्तियां हैं वो उसका ग्रोथ आपको लगातार होता रहे। टी इज़ ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, इट रिक्वायर अबंडेंट चीप एंड स्किल लेबर। टी प्लांटेशन में ज़बरदस्त मजदूर चाहिए, देख रहे हैं यहाँ पर इमेज वगैरह में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे, और इसमें सस्ते और स्किल्ड हुनरमंद लेबर की आवश्यकता ज़्यादा है। अच्छा, टी इज़ प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। टी को टी गार्डन में ही आपको प्रोसेस पूरे प्रक्रिया से पार कराया जाता है और उसे रिस्टोर किया जाता है, गार्डन में ही इसको प्रोसेस करके रिस्टोर यानी उसको पैकेजिंग कर दी जाती है ताकि इसका फ्रेशनेस बरकरार रहे। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट देखो, आसाम है, दार्जिलिंग के हिल्स हैं, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखोगे पहाड़ों पर इसकी खेती होती है, प्लांटेशन होता है। वेस्ट बंगाल रीजन में है, तमिलनाडु, केरला, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर आपको टी के प्लांटेशन आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दीज हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा में भी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट में शामिल है। 2015 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था टी का चाइना के बाद, ठीक है। फिर आइए कॉफ़ी का देख लेते हैं। इंडियन कॉफ़ी जो है वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं कि बहुत अच्छे क्वालिटी का भारत में मिलते हैं। इन्हें अरेबिका वेराइटी, द अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉट
फ्रॉम यमन। देखो अरेबिका वैरायटी जो हमारे यहाँ कॉफ़ी का जो एक वैरायटी मिलता है, शुरुआत में इसे लाया गया था यमन, मुस्लिम कंट्री है, वहाँ से लाया गया था हमारे यहाँ, हमारे देश में। दिस वैरायटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो वैरायटी है ना अरेबिका वैरायटी, ये पूरी दुनिया भर में इसका ज़बरदस्त मांग है। अच्छा, यहाँ पर इनिशियली यहाँ भारत में कल्टीवेशन जो शुरू किया गया था इस कॉफ़ी का, वो बाबा बुदान हिल्स पर इसका कल्टीवेशन शुरू किया गया था। और अभी भी इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज़ कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटक। यानी अभी भी ये बस एक जगह ही बस आके अलग इसकी खेती होती है, नीलगिरी कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। जो नीलगिरी पहाड़ जो है ना इन 3 राज्यों में आपको फैला हुआ है, तो यहीं पर बस इसकी खेती होती है, यहीं तक कन्फाइन होकर के रह गया है ना। हॉर्टिकल्चर देखिए, वेजिटेबल वगैरह है इसमें आएगा। 2015 का डेटा, इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का, चाइना के बाद इनका नंबर आता है हॉर्टिकल्चर में, ठीक है ना। इंडिया इज ए प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज द टेम्परेट फ्रूट। यानी इंडिया में ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी पाए जाते हैं और टेम्परेट फ्रूट्स भी पाए जाते हैं, उसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है। टेम्परेट बेल्ट अलग होता है अर्थ पर, ध्यान रखिएगा। आपको हम दिखाते हैं टेम्परेट जोन जो है उसको हम दिखाते हैं ऑन अर्थ। देखते हैं टेम्परेट बेल्ट को एक बार देख लेते हैं हम लोग। देखो टेम्परेट बेल्ट देख रहे हैं, दोनों हेमिस्फीयर में देखिए, नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में देखिएगा तो ये ज़बरदस्त गर्मी वाले जोन हैं। अब खुलेगा ही नहीं, खुल जाए यार, बच्चों को दिखाना है। ये देखिए, अब पता नहीं देख पा रहे होंगे कि नहीं आप लोग, मतलब यहाँ पर अच्छा खासा आपका, मैं बड़ा कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कि ट्रॉपिकल तो सब लोग को समझ आएगा क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पार होता है हम लोग के यहाँ से। लेकिन इंटरेस्टिंगली टेम्परेट जोन भी है जहाँ पर अच्छा खासा गर्मी पड़ता है, तो वहाँ टेम्परेट जोन में जो प्रोड्यूस होने वाले जो फ्रूट्स हैं वो भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। इसको खोलने में बड़ा टाइम लग रहा है, तो आप देख रहे होंगे टेम्परेट जोन है ना, ये आपका जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको गर्म पाया जाता है। चलिए खुलना मत, नहीं तो छोटे हो जाओगे भाई, इंटरनेट अभी स्लो लगता है चल रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो इंडिया इज़ ए प्रोड्यूसर ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, है ना। तो दोनों बेल्ट के हमारे यहाँ फ्रूट्स पाए जाते हैं। मैंगोज़ महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, है ना, बड़े मशहूर हैं। इन राज्यों में मैंगोज़ अच्छे खासे पैदावार होते हैं। फिर ऑरेंजेस हैं नागपुर के और चेरापूंजी के, मेघालय, है ना। बनाना है केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के। लीची और गुआवा उत्तर प्रदेश और बिहार के। पाइनएप्पल्स आपको मेघालय। ग्रेप्स आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना, महाराष्ट्र का। एप्पल, पियर, एप्रिकॉट और वॉलनट जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का। ये पूरी दुनिया में इनका डिमांड है। तो भारत इस मामले में बहुत लकी है। देखिए आप यहाँ पे इमेजेस में आप देख भी पा रहे होंगे, अलग अलग फलों के बारे में आप देख भी पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब है इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स ऑफ पी, कर्ली फ्लावर, ओनियन, कैबेज। इन सारे भी जो सब्जियां हैं इनका भी अच्छा खासा प्रोड्यूसर है इंडिया, ठीक है। अब नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो उधर हम लोगों ने फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें आपको मैंने बोला था कि 5-5 पॉइंट आपको निकाल लेना है ना। अब यहाँ से भी जो नॉन फूड क्रॉप है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें है कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ, बस इसमें ध्यान रखना है आप लोगों को कि 5-5 पॉइंट हर टॉपिक में से निकाल लेना है, जिसे आपका अच्छा खासा आप स्कोर कर सकें। चलिए रबड़ को देख लेते हैं। इक्वेटोरियल क्रॉप है क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादातर इसका प्रोडक्शन होता है और अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो इक्वेटोरियल क्रॉप है अंडर स्पेशल कंडीशंस। इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया, यानी न सिर्फ ये इक्वेटर पर, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में भी रबड़ का प्रोडक्शन किया जा सकता है, होता है। अच्छा, इसको मॉइस्ट क्लाइमेट, मॉइस्ट इन्वायरमेंट की आवश्यकता है, यानी मॉइस्चर होना चाहिए, है ना।
ह्यूमड क्लाइमेट, उमस भी अच्छा खासा होना चाहिए। रेनफॉल देखिए इसको कितना चाहिए, अच्छा खासा 200 सेंटीमीटर इनको एनुअल रेनफॉल वाले क्षेत्र चाहिए, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर तक बारिश होनी चाहिए। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यानी मॉडरेट टेम्परेचर इनको ज़रूरत होता है रबड़ के प्रोडक्शन के लिए। रबड़ एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, इंडस्ट्रीज़ के लिए एक रॉ मटेरियल है रबड़। अब उससे कई चीज़ें बनती हैं इंडस्ट्री में जाने के बाद फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर, है ना। ये भारत में देखो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, गारो हिल्स, मेघालय, देखो ज़्यादातर समुद्र के किनारे वाले ही राज्यों में, है ना, ये इसका प्रोडक्शन होता है, या तो बहुत ज़्यादा बारिश वाले क्षेत्र में इनका प्रोडक्शन होता है। चलो फाइबर क्रॉप देखो जो रेशेदार है, जैसे कॉटन, जैन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क, है ना। ये 4 मेजर फाइबर क्रॉप है जो भारत में इन्हें प्रोडक्शन की जाती है। इसमें से फर्स्ट 3 जो है वो डिराइव किया जाता है फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल, जो हम लोग मिट्टी पर सॉइल पर जो क्रॉप उगाते हैं तो उसमें से हम प्राप्त करते हैं। इनमें से शुरुआती 3 कॉटन, जूट और हेम्प, ध्यान रखना। और जो द लेटर इज ऑब्टेन फ्रॉम द ककून्स ऑफ द सिल्क वर्म, और जो लास्ट वाला है नेचुरल सिल्क है, वो हम लोग किससे प्राप्त करते हैं, सिल्क वर्म के ककून से हम प्राप्त करते हैं, है ना। फ्रॉम ककून्स ऑफ द सिल्क वर्म फेड ऑन द ग्रीन लीव्स स्पेशली मलबेरी, यानी मलबेरी का पत्ता खा करके जो सिल्क वर्म ककून्स जो देता है उससे हम लोग प्राप्त करते हैं आपको क्या, सिल्क प्राप्त करते हैं, नेचुरल सिल्क। रेयरिंग यानी पालना यानी उसको संभालना, रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर, है ना। सिल्क वर्म का पालना और उससे प्रोडक्शन प्राप्त करना, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर बोलते हैं। डिफरेंट कल्चर होता है, उस पूरे लिस्ट को ध्यान रखना, उसका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा और प्लीज़ उसको कंठस्थ कर लीजिएगा, बायो और आपके सोशल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो सेरिकल्चर ध्यान रखेंगे। एक बार देख लेते हैं ककून्स ऑफ द सिल्क वर्म, देख लेते हैं, है ना, ककून्स ऑफ द सिल्क वर्म, cocoons of the silk worm making of silk, इंटर करते हैं। देखिए ये कैसे ये बना रहे हैं, देख रहे हैं, इसका हम लोग वीडियो देखते हैं, मज़ा तब आएगा। चलो देख लेते हैं, एक छोटे में देख लेते हैं इसका वीडियो। चीज़ें लर्निंग बाय डूइंग का बात ही अलग होता है। क्या ये चलेगा? चल तो रहा है। देख रहे मलबरी का लीव्स, मलबरी का लीव्स है उन पत्तों पर। हेल्दियर एग्स आर प्लेस्ड इन द कोल्ड स्टोरेज until they are hatched. हॉट वाटर में लूजन किया जाएगा। देखिए धागे प्राप्त हो रहे हैं, धागा प्राप्त हो रहा है, सिल्क प्राप्त हो रहा है, सिल्क थ्रेड देखिए, और यार ये आपको मिल रहा है ना, सिल्क थ्रेड आपको मिलता जा रहा है। तो बस आपको इतना ही दिखाना था। चलिए वापस से आते हैं। कॉटन, इंडिया इज़ बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट का तो ये घर है, यहीं से शुरुआती हुए ऐसा माना जाता है। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए तो मेन रॉ मटेरियल तो कॉटन ही है ना। जब तक कॉटन नहीं होगा वो कपड़े कैसे बनेंगे, है ना।
और 2015 की बात करें तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का चाइना के बाद। कॉटन ग्रो करता है ड्रायर पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, यानी डेक्कन प्लेट्यू का जो ब्लैक सॉइल है जिसे हम कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि आइडियल प्लेस है कॉटन प्रोडक्शन के मामले में, है ना। हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है कॉटन के प्रोडक्शन के दौरान, उसके प्लांट को हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। रेनफॉल बहुत ज़्यादा नहीं या इरिगेशन बहुत ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। 210 दिन गर्मियों का सीजन चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री डेज, यानी 365 दिन में से 210 दिन उनको उसको गर्मी ही चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री यानी कोई ठंडा नहीं। ब्राइट सनशाइन चाहिए, धूप निकला कोई दिक्कत नहीं, है ना। इसका ग्रोथ अच्छा होगा। खरीफ क्रॉप है ये कॉटन जो है, खरीफ क्रॉप है। इसे ज़रूरत होती है 6 to 8 मंथ लगता है मैच्योर होने में, पता पूरा इसको छोटा क्रॉप से एक मैच्योर्ड स्टेज में आने में 6 से 8 महीने लग सकते हैं। क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, आप देखो उत्तर प्रदेश, ये सारे लीडिंग स्टेट हैं आपको। फिर आइए जूट को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। जूट जो ग्रो करता है वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल पर, फर्टाइल फ्लड प्लेन्स पर। देखो वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल का मतलब है, देखो जूट का बेल्ट कहाँ है, पहले तो वेस्ट बंगाल, उसके बाद बिहार, यानी वेस्ट बंगाल इसलिए हुगली के बेल्ट में, जहाँ पर ज़बरदस्त आपको फर्टाइल सॉइल वेल ड्रेन्ड यानी अच्छा खासा अलूवियल सॉइल मौजूद होगा, फर्टाइल सॉइल वहाँ मौजूद होगा बाढ़ वाले मैदानी भागों में, क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया का ये वाला जो पार्ट है, ईस्टर्न वाला जो इधर वाला पार्ट है, जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह का रीजन है, ये फ्लड प्लेन्स है, यहाँ पर आपको पानी बाढ़ ज़बरदस्त आते हैं। तो फ्लड वैसे मैदानी भाग जहाँ पे बाढ़ आते हैं, वहाँ के फर्टाइल सॉइल पर ये बहुत अच्छा से ग्रो करता है जूट, है ना। अच्छा, यहाँ पर सॉइल रिन्यू होते रहते हैं हर एक साल, क्योंकि पानी के साथ ये आते हैं, मिट्टी सॉइल आते हैं और सेडिमेंट होते जाते हैं, है ना। तो रिन्यू होते रहता है सॉइल, तो फर्टाइल भी होता है, अच्छा खासा फर्टिलिटी होती है इस तरह के सॉइल में, तो जूट प्रोडक्शन ज़बरदस्त अच्छा होता है। अच्छा, जूट प्रोडक्शन के लिए क्रॉप को हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है इसके ग्रोथ के समय में। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। जूट का इस्तेमाल होता है गनी बैग्स, यानी देखिएगा जूट के बोरे बनाए जाते हैं, मैट, रोप, यार्न, कारपेट या अदर आर्टिफैक्ट है, देखोगे टांगने के लिए घरों में खूबसूरत सा आपका जूट का बना होता है ना। तो जूट का इस्तेमाल ये सारे हैं। इसका हाई कॉस्ट है, इसका चूँकि प्रोडक्शन में और प्रोसेसिंग के बाद इसका बड़ा हाई कॉस्ट है, इसीलिए ये मार्केट में सिंथेटिक फाइबर, इट इज़ लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर एंड पैकिंग मटेरियल, इसीलिए मार्केट में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर थोड़ा सस्ते पड़ते हैं, ठीक है ना। पैकिंग मटेरियल पर्टिकुलरली द नायलॉन, यानी देखोगे सिंथेटिक फाइबर है, पैकिंग मटेरियल के तौर पर जो नायलॉन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जो कि सस्ता पड़ता है जूट के मुकाबले, इसीलिए जूट का बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, वो थोड़ा महंगा पड़ जाता है। टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, देखो जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है या जो इंस्टीट्यूशंस उसके डेवलपमेंट के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए जिम्मेदार हैं, उसमें हम किस तरह से सुधार कर सकते हैं ताकि हमारे यहाँ के एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो सके। इट वॉज मैंशनड इन द प्रीवियस पेजेस दैट एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। हम लोग पीछे इसके पहले शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं कि एग्रीकल्चर नया नहीं है, हजारों साल से भारत में इसे प्रैक्टिस किया जा रहा है। सस्टेन्ड यूजेस ऑफ लैंड without compatible techno institutional changes have hindered the pace of agricultural development, है ना। जो भारत में जो हमेशा से प्राचीन काल से ही जो भूमि का जिस तरह से इस्तेमाल होता रहा है, सस्टेन्ड यूसेज ऑफ लैंड, यानी भूमि का जैसे इस्तेमाल होता रहा है बगैर आपको किसी टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल चेंजेस का, यानी मतलब आधुनिक इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किए हुए, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बगैर, है ना, या इंस्टीट्यूशंस जो कि एग्रीकल्चर को के पेस को और बढ़ा सकती थी, तो उसके साथ हाथ से हाथ ना मिला करके चलने से हिंडर्ड हुआ है पेस, यानी पेस कहीं ना कहीं जो गति है उसकी रफ्तार कम रही है ना, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को लेकर के, क्योंकि जो लैंड यूज़ रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस ये दोनों मॉडर्नाइज्ड हो, जो कि पेस को, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के पेस को बढ़ा सके,
लेकिन सदियों से जो हैंड टू हैंड नहीं चल सकी हैं टेक्निको इंस्टीट्यूशनल, उसके लिए बहुत कुछ जिम्मेदार हैं, है ना। तो उस वजह से आपको वो गति नहीं मिल पाया है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में जो अभी आज के डेट में होना चाहिए था। In spite of development of sources of irrigation, most of the farmer in large part of the country still depend on monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. अभी भी इरिगेशन को लेकर के जो दुनिया भर के डेवलपमेंट किए गए हैं, कैनाल्स बनाए गए हैं, ट्यूबवेल्स लगाए गए हैं, वेल्स बनाए गए हैं, तो इरिगेशन की फैसिलिटी को भले बढ़ा दिया गया हो इन तरीकों से, लेकिन आज भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो मॉनसून पर पूरे हद तक निर्भर हैं, ध्यान रखिएगा, या भूमि की नेचुरल फर्टिलिटी या जो प्राकृतिक तौर पर जो उपजाऊपन है आपको ज़मीन का, उस पर भी ये बहुत हद तक निर्भर करते हैं एग्रीकल्चर को लेकर के, है ना। फॉर ए ग्रोइंग पॉपुलेशन, अब जो हमारे यहाँ ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या बढ़ रहा है, ये भी एक सीरियस चैलेंज है भारत के लिए। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। एग्रीकल्चर जो जीविका प्रदान करता है 60% से ज़्यादा जनसंख्या को, उसे ज़रूरत है कि कुछ टेक्निकल यानी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और इंस्टीट्यूशनल यानी सरकार हो सकती है या संस्था हो सकती है, उसमें सुधार लाएं जो कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चरल फ्रेंडली हो, है ना, एग्रीकल्चर को और बूम करे, उसे बढ़ाए। 10 कलेक्टिवाइजेशन कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। देखो कलेक्टिवाइजेशन, रशियन रिवॉल्यूशन में आपने ये वर्ड पढ़ा हुआ होगा। कलेक्टिवाइजेशन यानी जमीनों को इकट्ठा करना और इकट्ठा करके स्टेट को दे देना कि स्टेट क्या करे, फिर उसको ज़रूरत के अनुसार परिवारों को बांटे। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स यानी कंसोलिडेशन को मतलब होता है एक करना, यानी जो होल्डिंग पैटर्न है, अलग अलग जमींदार हैं, बड़े बड़े काश्तकार हैं, लैंड होल्डर्स हैं, उनसे ज़मीन लेकर के उनको एक करना, ठीक है ना। कोऑपरेशन, सहयोग में काम करना, यानी स्थानीय लोगों के साथ सहयोग में काम करना। एंड एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी व्यवस्था को ख़त्म करना, क्योंकि ये जमींदार बड़े बड़े ज़मीनों को पकड़ के बैठते रहते हैं। वे आर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के बाद देखो इस तरह के इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जिसके बारे में अभी हम लोगों ने बात की, कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कोऑपरेशन, है ना, सहयोग, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी। तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, जो मूलभूत जो परिवर्तन किए गए, संस्थागत परिवर्तन किए गए, ये आज़ादी के बाद इसे ध्यान में रखा गया कि ऐसा करके हम ज़्यादा लैंड रिफॉर्म कर सकेंगे, ठीक है ना, जो लोगों की ज़रूरत के अनुसार उनको लैंड का हम हिस्सा पहुंचा सकेंगे हम लोग, ठीक है। लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5-year प्लान। देखो तो पहला पंचवर्षीय योजना जो कि रशिया से हम लोगों ने सीखा है 5-year प्लानिंग करना, तो फर्स्ट 5-year प्लान जो है ये उसका मेन फोकस था लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार, है ना, वो उसका टारगेट था। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग नेसेसराइजिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस, अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने बात किया था कि उत्तराधिकार का अधिनियम, उत्तराधिकार का नियम जिसमें पिता के 4 पुत्र हैं या 5 पुत्र हैं तो 5 हिस्से में लैंड, हिस्से में फ्रैगमेंट हो जाएगा, मतलब हिस्से में टुकड़े में बदल जाएगा। तो लैंड होल्डिंग का जो ये पैटर्न है कि 5 हिस्से में टूट गया, पांचों अलग अलग खेती कर रहा है तो प्रोडक्शन उतना नहीं आया, तो इस तरह के भी जो पैटर्न बनते जा रहे हैं उसको कंसोलिडेट करना जरूरी है, यानी उसको एक करना, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स करना का जरूरत है, नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। तो इस तरह के जो अलग अलग फ्रेगमेंटेशन हो रहे हैं तो इसको भी एक करना जरूरी है। द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वेयर इनेक्टेड बट द इम्प्लीमेंटेशन वॉज लैकिंग और ल्यूकवार्म, यानी जो लैंड रिफॉर्म से, भूमि सुधार से जुड़े हुए जो कानून हैं वो इनेक्टेड हैं, वो लागू हैं, लेकिन जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो बड़ा, मतलब उसका जो एक प्रभाव है, एक कहीं ना कहीं उसे जो इनेक्ट किया हुआ है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बड़ा लैक करता है या ल्यूकवार्म है, यानी हल्का गर्म है। हल्का गर्म का मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रभावी तौर पर नहीं दिखता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agricultural reforms to improve Indian agriculture in the 1960s and 1970s। यानी अगर देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्बार्क किया, मतलब उसे बहुत ज़्यादा फोकस किया
कि इंडियन एग्रीकल्चर में रिफॉर्म यानी सुधार लाया जा सके, जिससे कि इंडियन एग्रीकल्चर और सुधरे, भारतीय कृषि और सुधरे। तो 60s और 70s के डेकेड में तो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया है। याद रखिएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन ये आपको लाया गया था शास्त्री जी के टाइम, लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम में। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से 3 नाम जुड़े होते हैं। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं, वो है MS स्वामीनाथन। अच्छा, वो अमेरिकन एग्रीकल्चरलिस्ट नॉर्मन बोरलॉग भाई साहब हैं। बोरलॉग अवार्ड कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म जो है वो आपको विलियम गॉड भाई साहब ने दिया है। तो 3 नाम याद रखेंगे। और वर्गीस कुरियन तो वाइट रिवॉल्यूशन की उनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, द मैन हु मेड एलिफेंट डांस, ध्यान रखिएगा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन बेस्ड था ऑन द यूज ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड द वाइट रिवॉल्यूशन ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन बेस्ड था पैकेज टेक्नोलॉजी। तो पैकेज टेक्नोलॉजी के तहत आपको HYV सीड का इस्तेमाल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, है ना, आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो बूम करना, यानी आपको प्रोडक्शन को, फूड ग्रेन के प्रोडक्शन को बूम करना ऑब्जेक्टिव था। वाइट रिवॉल्यूशन की देन है अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, है ना, वर्गीस कुरियन भाई साहब हैं। तो ऑपरेशन फ्लड के तहत दुनिया में भारत लीडिंग प्रोड्यूसर बन पाया आपको वाइट दूध के मामले में। तो वाइट रिवॉल्यूशन वेयर, आगे चलते हैं। सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज है ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, इस तरह से इंडियन एग्रीकल्चर को और बेहतर किया गया, है ना। इसकी शुरुआत करके ऐसे स्ट्रैटेजीज को इनिशिएट करके इंडियन एग्रीकल्चर को और अच्छा किया गया। सब एक दूसरे से देखो कनेक्टेड हैं, है ना। वाइट रिवॉल्यूशन है तो वाइट रिवॉल्यूशन में दूध को ज़्यादा प्रोडक्शन किया गया। तो एग्रीकल्चर के तहत जो भी फॉडर क्रॉप्स वगैरह आए तो उसको जानवरों को खिलाने की बात हुई। तो जानवरों को खिलाने में भी बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स दिया गया, है ना। प्रोडक्शन को जो भी वाइट मिल्क था उसको यूनाइट किया गया और प्रोडक्शन और फैला, है ना। तो ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। और दूसरी बात है, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर में जब एग्रीकल्चर बोलते हैं तो सिर्फ खेती ही नहीं आता है, खेती के अलावा आपको रियरिंग ऑफ कैटल्स वगैरह सब आते हैं, ध्यान रखना। But this too led to the concentration of development in few selected areas. Therefore, in the 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated, which included both institutional and technical reform. देखो, तो इस वजह से जो इंडियन एग्रीकल्चर को थोड़ा सा बूस्ट तो किया आपका वाइट रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन जैसे प्रोग्राम्स की वजह से। दिस टू लेड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन फ्यू सेलेक्टेड एरिया, यानी इन सारे जो प्रोग्राम्स की वजह से कुछ ही सेलेक्टेड एरिया में ही आपको डेवलपमेंट आपको केंद्रित होकर के बस रह गया। लेकिन 1980s और 1990s में एक विस्तारित, एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई। कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, भूमि विकास संबंधी कार्यक्रम की शुरुआत की गई विस्तार में, है ना, जिसके तहत ये तय किया गया कि इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल सुधार किया जाएगा, है ना। एग्रीकल्चर के फील्ड में इंस्टीट्यूशनल, संस्थागत, है ना, इसमें कुछ भी आ सकता है, जैसे कोई सरकारी संस्था आ सकता है ना, कोई पब्लिक ऑफिसेज आ सकती हैं, है ना, या बैंक आ सकता है, तो कुछ भी। और टेक्निकल रिफॉर्म यानी तकनीकी तौर पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, है ना, उसको और सुधार के लिए बात की गई। प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, जैसे देखो इंस्टीट्यूशनल क्या रिफॉर्म किया गया। प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, तो क्रॉप इंश्योरेंस की बात की गई जब सूखा पड़े या फ्लड बाढ़ आ जाए, साइक्लोन आ जाए या आग लग जाए या डिजीज़ फैल जाए, है ना। तो ये ग्रामीण बैंक या जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो सहकारी संस्थाएं हैं जो आपस में मिल करके बनती हैं, या जो बैंक्स हैं, वो लोन फैसिलिटीज़ आपको आसान, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर किसानों को दे, है ना। ऐसे कुछ स्टेप्स इस दिशा में उठाए गए, देख रहे हैं। तो क्रॉप इंश्योरेंस की बात हुई, लोन फैसिलिटी की बात हुई, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, है ना। तो ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स देखो इस तरह से किए गए। फिर आइए किसान क्रेडिट कार्ड, है ना, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम पायस, KCC पायस आर सम अदर स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर। देख रहे हैं, ऐसे स्कीम भी लागू किए गए बहुत नॉमिनल रेट पर, या तो कोई फ़ायदा, मतलब इससे सरकार को नहीं लेना था, सेवा करना था ये ऑब्जेक्टिव।
ठीक है ना, किसानों के बेनिफिट के लिए ये ऐसे स्कीम्स निकाले गए। मोर एवर स्पेशल वेदर बुलेटिन्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोग्राम फॉर फार्मर्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड ऑन रेडियो एंड टेलीविजन। देखो, वेदर बुलेटिन्स यानी मौसम संबंधित जानकारियाँ, फिर कृषि से संबंधित कार्यक्रम किसानों को, मतलब कैसे कृषि करें, उसमें और क्या क्या आप अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते थे रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से, ताकि अवेयरनेस फैल सके किसानों में, है ना। द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट भी अनाउंस करती है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि किसान इतना पे सरकार को बेच सकता है, इससे अगर ऊपर मिलता है तो आप मार्केट चले जाओ, लेकिन इतना के नीचे आप तो मत ही बेचो, घाटा मत करा लेना। तो एमएसपी जारी करती है सरकार। रूमनेरेटिव कहीं ना कहीं उनको सहायता मनी भी देती है ना। रूमनेरेटिव का मतलब देख लीजिए एक बार, रूमनेरेटिव देख लेते हैं एक बार। रूमनेरेटिव का मतलब, देखो, रूमनेरेटिव लाभकारी, लाभदायक, है ना। तो रूमनेरेटिव, है ना। तो गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस मिनिमम सपोर्ट, रूमनेरेटिव लाभदायक या प्रोक्योरमेंट संभालने वाला, यानी उसमें केयर करने वाला जो प्राइसेस है वो क्रॉप्स के लिए देती है ना, ताकि उनका कोई एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके किसी बाहरी या जो दलाल होते, मिडिल मैन होते, उनके द्वारा, है ना, उनके द्वारा कोई भी उनको, उनके खिलाफ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना किया जा सके। चलिए नेक्स्ट है, देखो, भूदान ग्रामदान। ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। महात्मा गांधी ने डिक्लेयर विनोबा भावे एज हिज स्पिरिचुअल एयर। आध्यात्मिक जो एयर होंगे, यानी उनके उत्तराधिकारी होंगे, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल एयर, वो महात्मा गांधी के कौन होंगे? विनोबा भावे। अच्छा, ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह। विनोबा भावे के बारे में बात करें तो इन्होंने कई सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया, सत्याग्रही थे, और गांधी जी के ग्राम स्वराज्य को के कॉन्सेप्ट को ये मानते थे, है ना। गांधी जी जब वीर गति को प्राप्त हुए तो विनोबा भावे ने अंडरटुक पद यात्रा टू स्प्रेड। गांधी जी के मैसेज को पद यात्रा करके इन्होंने पूरे भारत भर में प्रीच किया। अच्छा, एक बार ये एक लेक्चर डिलीवर कर रहे थे पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में। तो कुछ जो पुअर लैंडलेस विलेजर्स थे उन्होंने डिमांड किया कुछ लैंड को लेकर के, ताकि उनका कुछ आर्थिक भला हो सके। तो विनोबा भावे हालांकि प्रॉमिस नहीं कर पाए, तुरंत से प्रॉमिस नहीं कर पाए, लेकिन अश्योर किया कि वो सरकार से ये बात रखेंगे, ठीक है ना। किस बारे में? रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ लैंड फॉर देम, यानी उन गरीबों को जो लैंडलेस हैं उनको कुछ ज़मीनें मिल सकें, है ना। इफ़ दे अंडरटुक कोऑपरेटिव फार्मिंग, अगर वो सहकारी खेती यानी मिलजुल करके अगर खेती कर सकते हो और अपना जीवन यापन के लिए पैसा निकाल सकते हो, तो उसके लिए हम सरकार से बात करेंगे। सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप एंड ऑफर्ड 80 एकर्स ऑफ लैंड। भाई समझ लीजिए कि विनोबा भावे को भाई रामचंद्र रेड्डी भाई साहब, जो एक बहुत बड़े जमींदार थे, वो 80 एकड़ ज़मीन अपनी दान देने का ऑफ़र करते हैं और बोलते हैं कि 80 लैंडलेस विलेजर्स को ये मैं दान करना चाहता हूँ। इस एक्ट को भूदान कहा गया। और लेटर ही ट्रैवल्ड एंड इंट्रोड्यूस हिज आइडियाज़ वाइडली ऑल ओवर इंडिया। और इसी आइडिया को इन्होंने पूरे भारत भर में प्रीच किया। कुछ जमींदार ओनर्स ऑफ मेनी विलेजेस ऑफर टू डिस्ट्रीब्यूट सम विलेजेस अमॉन्ग द लैंडलेस। कोई बहुत सारे कुछ ऐसे भी ज़मींदार थे जो कई गांव के जागीर उनके पास होती थी, उन्होंने भी ऑफ़र किया कि वो अपने गांव को, लैंडलेस को, जो जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसे ग्राम दान कहा गया। भूदान अलग था, देखो ग्राम दान अलग है। हाउएवर मेनी लैंड ओनर चूज टू प्रोवाइड सम पार्ट ऑफ देयर लैंड टू द पुअर फार्मर ड्यू टू द फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। इसीलिए कई ऐसे भी लैंड ओनर्स थे जिन्होंने चूज़ किया कि कुछ ही पार्ट अपने लैंड का वो गरीब किसानों को दे देंगे, क्योंकि अब लैंड सीलिंग एक्ट, क्योंकि ज़मीन ज़रूरत से, मतलब ज़मीन एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं,
ठीक है ना। एक आदमी के नाम पर एक सर्टेन फिक्स से ज़्यादा ज़मीन अगर होगा तो जितना ज़्यादा होगा वो सरकार जब्त कर लेगी। तो जब्त करने से अच्छा है कि कुछ दान कर दो ताकि ज़मीन जब्त ना हो सरकार के द्वारा। तो भूदान ग्राम दान मूवमेंट इनिशिएट किया गया विनोबा भावे के द्वारा। तो इसे ही ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, एक खून का कतरा गिरे बगैर ज़मीन इधर ज़रूरतमंदों को मिल गया। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर नेशनल इकॉनमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। देखो एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चर जो है बैकबोन है इंडियन इकॉनमी का, और इसका जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में जो शेयर है वो डिक्लाइन कर रहा है 1951 से लेकर 2011 तक में। अच्छा, 52% जो टोटल वर्कफोर्स, यानी इसमें अभी भी देश की जनता का 52%, 52% अभी भी एम्प्लॉयड है ना, फार्म सेक्टर में, विच मेक्स मोर देन द हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर फॉर सस्टेनेंस, यानी अपने को एग्जिस्टेंस को बरकरार रखने के लिए अभी भी आधे से अधिक जनता अभी भी फार्म सेक्टर में, एग्रीकल्चर में लगी हुई है ना। आप देख रहे हैं, है ना। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब होता है कि विद इन ए पीरियड ऑफ टाइम, विद इन ए बाउंड्री, है ना, फाइनल सम ऑफ ऑल थ्री सेक्टर, फाइनल सम ऑफ ऑल थ्री सेक्टर यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का जो फाइनल सम होगा, है ना, उन तीनों का, सेवाओं का, गुड्स और सर्विसेज का जो फाइनल सम होगा उसका विद इन ए पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ बाउंड्री ऑफ ए कंट्री जो भी प्रोडक्शन होगा उसका इन टोटलिटी वो जीडीपी काउंट होता है। ध्यान रखिएगा। अब जीएनपी जब नेशनल प्रोडक्ट होता है, डोमेस्टिक हटा दीजिए, तो टाटा अगर अर्जेंटीना में जाकर के व्यापार करेंगे, मुनाफा कमाएंगे, तो अर्जेंटीना वाला भी जो उनका मुनाफा होगा वो भी जुड़ेगा, तो वो जीएनपी हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो जीएनपी में, जीडीपी में एग्रीकल्चर का रोल 17-18 ही % होगा, लेकिन 52% लोग लगे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है सर। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, फिर देखिए, द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी इज ए मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, बिकॉज एनी डिक्लाइन एंड स्टैग्नेशन यानी रुका हुआ इन एग्रीकल्चर विल लीड टू ए डिक्लाइन इन अदर स्फेयर ऑफ द इकोनॉमी हैविंग वाइडर इम्प्लीकेशन फॉर सोसाइटी। तो जो एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी में वो डिक्लाइन कर रहा है, ये एक सीरियस मैटर है ना। ये सिर्फ ये अगर मान लो किसी तरह का अगर हम डिक्लाइन या रुका हुआ स्थिति, यानी न गिर रहा है न चढ़ रहा है, अगर एग्रीकल्चर में देखेंगे तो इसका जो अदर स्फेयर्स है, जीवन के अदर जो एरियाज़ हैं उस पर इसका असर पड़ेगा। जैसे इकॉनमी में इसका बुरा असर पड़ेगा, फिर इसका इम्प्लीकेशन जो होगा सोसाइटी पर वो भी बहुत बुरा होगा, प्रभाव भी बहुत गलत पड़ेगा। भारत के जो नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, वो बोलते हैं कि जो भारत का जो इकॉनमी है वो मानसून पर निर्भर करता है। मानसून कैसा होगा ये इस बात पर, खेती बाड़ी अगर चौपट होगा तो उससे जुड़े हुए जो भी सेक्टर होंगे, इंडस्ट्री होंगे, वो भी बुरी तरह से प्रभावित होंगे। चलो, कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसर्टेड एफर्ट टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर, यानी जो एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस समझते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छा खासा प्रयास किया है कि मॉडर्नाइज किया जा सके एग्रीकल्चर को। कैसे? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। देखो, एक ICAR, इसका फुल फॉर्म याद रखना, ये आपका इंस्टीट्यूशन है। एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी स्थापित किए गए, वेटनरी सर्विस, जानवरों के लिए उसके मेडिकेशन के लिए वेटनरी सर्विसेज है। एनिमल ब्रीडिंग सेंटर, जहाँ पे और क्रॉस ब्रीड कराया जाता हो या अच्छी उन्नत के नस्ल को पैदा करवाया जाता हो। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, फ्रूट वेजिटेबल है उनके डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन है ना, रिसर्च वर्क होता हो, है ना। एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेटेरोलॉजी, मतलब मेटेरोलॉजी और वेदर फोरकास्ट, यानी मौसम संबंधी जानकारियाँ देना, कहीं आपदा आने वाला हो तो उसको पहले से बता देना। ये इतनी सारी चीज़ों का जो मॉडर्नाइज आपको जो एडवांसमेंट किया गया है उसका सीधा असर आपको दिया गया कि कैसे इम्प्रूव किया जाए इंडियन एग्रीकल्चर को, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर,
है ना, वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द सेम। रूरल एरियाज में जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया जाए, अगर वहाँ पर इरिगेशन के लिए कैनाल्स हैं, कैनाल्स के ऊपर ब्रिजेस बने, आपको प्रॉपर लाइट हो, बिजली का सुविधा हो, यानी जो भी जो ज़रूरी हो वहाँ के एग्रीकल्चर के लिए या ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, जो अच्छे रोड होने चाहिए। तो अगर डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियस है कि इसका असर आपको प्रोडक्शन पर भी होगा। चलिए फिर देखते हैं फ्रॉम द टेबल 1, it is clear that though the GDP growth rate is increasing over the year, it is not generating sufficient employment opportunity in the country, है ना। देखो जीडीपी लगातार बढ़ ही रहा है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सर्विस देखो जीडीपी देखो 6.6, 7.2, 7.6, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट का जो एक नज़र में आप देखिए तो 4.2, 13, 14, 0.2, 1.1, 5.9, 5.9, 7.3, 7.8, 10.3, 9.2, तो बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आ रहा है। अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखो कहीं ना कहीं जो जीडीपी जो है, जो उसका ग्रोथ रेट है जीडीपी का मेजर सेक्टर्स में, अभी भी यहीं पर है। तो अभी भी इसमें हम जब देखेंगे 52% जब एग्रीकल्चरल सेक्टर में लगे हुए हैं लोग, तो काहे का डेवलपमेंट, मतलब काहे का फिर तब दूसरे सेक्टर में तब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। देखो जीडीपी ग्रोथ रेट हर साल बढ़ रहा है, देख रहे हो 9.2, ये आप देख रहे हो 7.3, लेकिन ये इतना सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अदर सेक्टर्स में। द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर हैज़ बीन डिसेलरेटिंग विच इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। जो ग्रोथ रेट देखो 4.2, 0.2, 1.1, ये जो डिक्लाइनेशन जो हम देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए। इंडियन फार्मर्स आर फेसिंग बिग चैलेंज फॉर द इंटरनेशनल कंपटीशन। इंडियन फार्मर्स बहुत बड़े तौर पर चैलेंज फेस कर रहे हैं इंटरनेशनल कंपटीशन, क्योंकि बाहर के गेहूं आ जा रहा है, वीट आ जा रहा है बाहर से, है ना, बाहर से आपको राइस मंगा दी जा रही है। तो यहाँ के जो फार्मर प्रोडक्शन कर रहे हैं वीट और राइस का, तो उसका कंपटीशन बढ़ रहा है, बाहर वाला सस्ता पड़ जा रहा है, यहाँ वाले महंगा में प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा इसमें लेकर के थोड़ा दिक्कत हो रही है किसानों को, है ना, जो इंटरनेशनल कंपटीशन मिल रहा है। रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। अच्छा, एग्रीकल्चरल सेक्टर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो बाहरी निवेश भी है वो भी इतना नहीं है, कम कर दिया गया है, या कम ही है पहले से ही, कि उससे भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना आपको डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। इन्वेस्टमेंट जब तक से सरकारें नहीं करेंगी या कोई कंपनी या इंडस्ट्री नहीं करेंगी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी, तो कहाँ से डेवलपमेंट होगा, है ना, कहाँ से आप उसको मॉडर्नाइज कर पाओगे, उसके इंस्टीट्यूशन या टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स कर पाओगे, है ना। तो देखिए ये चार्ट जो बता रहा है बेसिकली क्या बता रहा है, जीडीपी का ग्रोथ रेट बता रहा है, लेकिन जो इसमें भले ही इंडस्ट्री और सर्विस में थोड़े थोड़े आपको एम्प्लॉयमेंट का पॉसिबिलिटी दिखेगा, लेकिन अभी भी मेजर पॉपुलेशन को देखिए वो कहाँ लगा हुआ, वह एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, ठीक है। चलो, सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर। सब्सिडी यानी सरकार मदद करती है पैसे से, यानी अगर 100 रुपये का आपको खरीदना है, 50 रुपये 60 रुपये सरकार ने आपका माफ़ कर दिया, दैट इज़ जो सब्सिडी, है ना। तो सब्सिडी जो फर्टिलाइजर्स पे मिलता है वो कम कर दिया गया है। इसकी वजह से जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो और महंगा हो गया, क्योंकि फर्टिलाइज़र तो खरीदना ही है किसान को। अब महंगा कीमत पर फर्टिलाइज़र खरीदेगा, इस्तेमाल करेगा, तो कॉस्ट का जो प्रोडक्शन होगा फाइनल कॉस्ट आपको महंगा आएगा, है ना, सब्सिडी कम करने की वजह से। चलो, मोर ऑफ अ रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैव प्रूव्ड डिटर्मिनल टू एग्रीकल्चर इन द कंट्री। Farmers are withdrawing their investment from agriculture, causing a downfall in the employment in agriculture. तो जो रिडक्शन यानी कम कर दिया गया है इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी यानी बाहर से हम कोई सामान मंगा रहे हैं तो उसको अगर हमको चेक करना है तो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दीजिए, तो बाहर से सामान मंगाने पर महंगा पड़ जाएगा, लेकिन वही इम्पोर्ट ड्यूटी कम कर दीजिएगा तो बाहर का सामान मंगाए वो सस्ता पड़ेगा, ठीक है ना। तो वैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो इम्पोर्ट ड्यूटी कम देना पड़ता है, उसने क्या किया है कि डिटरमेंटल यानी बहुत नुकसान पहुंचाया है एग्रीकल्चर को हमारे देश में। इस वजह से फार्मर्स जो भारत के फार्मर्स हैं उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। विड्रॉ यानी खींच लिया है वापस से अपना जो भी पैसा एग्रीकल्चर में लगाया था, क्योंकि वो जानते हैं कि इतना पैसा जो हम लगा नहीं सकते जो कंपटीशन को फेस कर पाए, है ना। तो इसीलिए वो अब फार्मिंग एक्टिविटी से बाहर आना चाहते हैं। इसीलिए जो डाउनफॉल देखा गया है
एम्प्लॉयमेंट का एग्रीकल्चरल फील्ड से, है ना। क्योंकि भाई लोग अब चाहते नहीं एग्रीकल्चर करना, क्योंकि जितना पैसा लगा के हम करेंगे अगर प्रोडक्शन करेंगे वो महंगा होगा। सस्ती गेहूं बाजार में ऑस्ट्रेलिया से मंगा करके सरकार ने भर दिया है। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है इसको देखते हैं। बने रहिए, ग्लूकॉन डी पी करके चलते रहिए। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ए न्यू फेनोमेनन, it was there at the time of colonization in the 19th century when European traders came to India. At that time, two Indian spices were exported to different countries of the world, and farmers of South India were encouraged to grow these crops. Till today, it is one of the important item of export from India. Globalization कोई नया कोई फेनोमेनन नहीं है, कोई नया नहीं, ऐसा कुछ है कि नया कुछ है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ये तब से हम लोग देख रहे हैं जब कॉलोनाइजेशन था, जब ब्रिटिश राज हमारे यहाँ था, तब भी ये ग्लोबलाइजेशन हुआ करता था। उदाहरण के लिए 19वीं सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडर्स भारत आए और भारत में उन्होंने जब समय रुके तो इंडियन स्पाइसेस, भारतीय मसालों को उन्होंने अपने अपने कंट्रीज़ में भेजना शुरू कर दिया, अलग अलग विश्व के अलग अलग हिस्सों में। और आज भी जो साउथ इंडिया के फार्मर्स हैं, उस समय भी जो साउथ इंडिया के फार्मर्स थे उनको इनकरेज किया गया कि ऐसे क्रॉप्स को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करो, प्रोडक्शन करो, जो कि उससे मिलने वाले जो स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, उनको हम अपने देश में ले जाएं और यहाँ भी मुनाफा दें और ज़्यादातर अपने यहाँ पर ले जाएं। और आज भी देखिए ये एज जो स्पाइसेस हैं वो हमारे देश से अच्छा खासा अमाउंट में एक्सपोर्ट होता है। तो ग्लोबलाइजेशन कोई नया फेनोमेनन नहीं है। मीनिंग एक बार देख लें, फेनोमेनन यानी घटना, है ना। तो ये कोई नई घटना नहीं है हम लोग के लिए। चलो, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड द ब्रिटिश। देखो ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो भी कॉटन बेल्ट थे, जहाँ कॉटन प्रोडक्शन अच्छा होता था, उस भाग वाले देश के उस भाग ने, कॉटन बेल्ट जहाँ पे कॉटन प्रोडक्शन अच्छा होता है, उसने अट्रैक्ट किया ब्रिटिशर्स को और अल्टीमेटली लालच जागा ब्रिटिशर्स को और कॉटन खूब एक्सपोर्ट किया गया ब्रिटेन को एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे, ताकि ब्रिटेन में मैनचेस्टर, लंकाशायर में उनके यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन, भारत के कॉटन का इस्तेमाल करके वो लोग गुड्स बनाए, फाइनल गुड्स बनाए, यानी फाइनल क्लोथ्स बनाए और उसको इंडिया में ला करके हायर रेट पे बेचे, है ना। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लरिश ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। देख रहे हैं मैनचेस्टर और लिवरपूल जो कि ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ के ज़बरदस्त हैं, वो उसमें भारत के अच्छे क्वालिटी के कॉटन को इतना भेजा गया सस्ते कीमत पर, है ना, ताकि, और इन लोगों ने बहुत बहुत मुनाफा बनाया। You have read about the Champaran movement which started in 1917 in Bihar. This was started because the farmer of that region were forced to grow indigo on their land because it was necessary for the textile industries which were located in the Britain. They were unable to grow food grains to sustain their families. तो देखो आपने पढ़ा होगा चंपारण मूवमेंट के बारे में, जो कि 1917 बिहार में हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र के जो फार्मर थे उनके साथ ज़बरदस्ती की गई कि तुम क्रॉप तो लगाओगे ही, फूड ग्रेन की क्रॉप, लेकिन साथ में इंडिगो भी तुमको लगाना कंपलसरी होगा, नेसेसरी होगा। क्यों? क्योंकि इंडिगो का इस्तेमाल ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को ज़रूरत था, ठीक है ना, क्योंकि इंडिगो से आप डाई बनाते हो और वो कलर करने के काम में आता है। तो चूंकि ब्रिटेन में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत थी, इसीलिए ये थोप दिया गया इंडिगो लगाने के लिए। अच्छा, दे वेर अनेबल टू गो। अब इंडिगो लगाने के चक्कर में जो बेचारे चंपारण के किसान थे वो अपने घर के ज़रूरतों के लिए भी अनाज उत्पादन करने में असक्षम थे। तो अंडर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जब बोलते हैं ना, तो इसका मतलब होता है विश्व एक हो जाता है ना, है ना। तो ये पूरा एक कोऑपरेशन चलता है पूरे दुनिया भर में, ठीक है। तो अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली ऑफन आफ्टर 1990 फार्मर्स इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंज। देखो ग्लोबलाइजेशन जब हुआ, जब ग्लोबलाइजेशन के अंडर में जब 1990 के बाद पर्टिकुलरली जो भारत के किसान हैं वो एक्सपोज होते हैं कुछ नए चुनौतियों से। 1990 के बाद याद होगा एलपीजी पॉलिसी जो
किनके सरकार में, पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर तब थे मनमोहन सिंह। उस समय एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना, कि अब अपने यहाँ की कंपनियों को, मार्केट को ग्लोबलाइज करिए। ठीक है, अब सारे बड़ी कंपनियां भारत भी आएंगी, भारत की कंपनी बाहर जाए, चैलेंज एक्सेप्ट करे, कंपटीशन करे, है ना। तो अब ये यहाँ तो बात हालांकि फार्मर्स की हो रही है। डिस्पाइट बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, देख रहे हैं भारत जो इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है राइस का, कॉटन का, रबड़ का, टी, कॉफ़ी, जूट, स्पाइसेस का, आवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द डेवलप्ड। हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं, जो आपको कई कंट्रीज कर पाते हैं, कंट्रीज बिकॉज ऑफ द हाईली सब्सिडाइज एग्रीकल्चर इन दीज दोज कंट्रीज। यानी कई कंट्रीज़ के जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के साथ हमारे कंट्री का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट नहीं compete कर पाता, क्योंकि कई कंट्रीज़ में आपको सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर मिलता है। एक बार इसको पूरा देख लें, ये देखिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर नॉट एबल टू compete विद द डेवलप्ड, अच्छा, डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज ऑफ द हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन दीज कंट्रीज। एक बार पीछे आ जाते हैं, इसको बड़ा करना जरूरी है, तो बड़ा नहीं हो रहा है, हाँ बड़ा हो गया, ठीक है, जूम इन करना था। तो अच्छा, जैसे बात करें अमेरिका में, तो अमेरिका में देखोगे ना, तो जो वहाँ का फूड ग्रेन है उसको कि और अमेरिकन फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है अमेरिकन गवर्नमेंट, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो इस कारण से ना अमेरिका के जो फूड ग्रेन है दुनिया के अदर हिस्सों में जाता है तो बड़ा सस्ता होता है, और लोकल जो भी बेचारा, जो भी लोकल फार्मर होगा दूसरे देश का, वो बेचारा मरेगा तो क्या नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका का तो सब्सिडाइज मटेरियल आ रहा है ना। तो हमारे यहाँ पे अभी भी सब्सिडी उस तरह का नहीं मिलता है। चलो, टिश्यू कल्चर ऑफ टी क्लोन्स, चलिए आगे चलते हैं। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड, है ना। टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, प्रॉपर थ्रस्ट शुड बी गिवन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर। आपका जो भारतीय आपको जो कृषि है वो कहीं ना कहीं चौमुहानी पे खड़ा है, क्रॉस रोड्स पे खड़ा है, जो क्रॉस रोड्स होता है, क्योंकि अगर हमारे एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल करना है और लाभदायक बनाना है, प्रॉफिटेबल बनाना है, तो उसको प्रॉपर थ्रस्ट, मतलब एक अच्छा बैकअप मिलना जरूरी है, जिससे कि इम्प्रूवमेंट, है ना, इम्प्रूवमेंट हो किसके कंडीशन में, जो मार्जिनल यानी दम अलग हुए पड़े हैं और जो छोटे छोटे किसान हैं बेचारे, उनकी स्थिति में सुधार करेंगे तो जाकर के धीरे धीरे हो सकता है, दम बॉटम से शुरू करेंगे सुधारना, तब जाके चीज़ें सुधरेंगी। ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत कुछ सिखा गया, प्रॉमिस्ड मच, बट टुडे इट्स अंडर कंट्रोवर्सीज, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी छोड़ के चला गया, है ना। इट इज़ बीइंग अलेज्ड दैट इट हैज़ कॉज्ड लैंड डिग्रेडेशन टू द ओवर यूज ऑफ केमिकल, बहुत सारे डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट छोड़ गया ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्यों नहीं दोबारा ग्रीन रिवॉल्यूशन किया गया, उस पर ये एलिगेशन लगा, उस पर लगा कि भाई कि इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन, लैंड की क्वालिटी में डिग्रेड होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया गया। ड्राइंग एक्वीफर्स, जो पानी को साफ रखने के लिए जो अंडरग्राउंड एक्वीफर्स होते हैं वो पूरा सूख गए, है ना। वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता था पूरा वो ख़त्म हो गया, है ना। तो द कीवर्ड टुडे इज जीन रिवॉल्यूशन, आज के समय में जीन रिवॉल्यूशन की बात की जा रही है ना, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो चीज़ माइनस है, माइनस पॉइंट है या कमज़ोर पार्ट है, उसको हटा करके अच्छे चीज़ को हम उसमें मर्ज कर दें, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग है। देखो, रिकॉग्नाइज्ड एज ए पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड को प्राप्त करने के लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, है ना, हाइब्रिड सीड। तो अच्छा, इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इन वोक टुडे because it is practiced without factory made chemicals such as fertilizer and pesticide। देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग आज के समय कुछ ज़्यादा ही चलन में है, क्योंकि इसमें कोई भी फैक्ट्री मेड केमिकल या फर्टिलाइज़र का या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता है। ये प्राकृतिक रूप से उपजते हैं, प्रोडक्शन होता है, और उसका बगैर किसी तरह का खाद वगैरह या किसी तरह का इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के इस्तेमाल के बगैर वो आपको
इन्वायरमेंट पर भी इसका कोई नेगेटिव असर नहीं है, ना इसको कंज्यूम करने वाले पर इसका कोई नेगेटिव असर है। अच्छा, ये देखो, ए फ्यू इकोनॉमिस्ट थिंक दैट इंडियन फार्मर हैव ए ब्लीक फ्यूचर इफ दे कंटिन्यू growing food grains on the holdings that grow smaller and smaller as the population rises. Bleak, इसको एक बार देख लेते हैं। ब्लीक का मीनिंग क्या होता है? बेरंग, कलरलेस, कलरलेस, ब्लीक, कलरलेस, खुला, अनरिजर्व्ड, है ना। इसको एक बार और देख लेते हैं। नो होप, कोई होप नहीं, यानी हमारे यहाँ के इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि इंडियन फार्मर्स का कोई फ्यूचर नहीं है अगर वो इसी तरह से फूड ग्रेन को उपजाएंगे। किस तरह के लैंड होल्डिंग्स पर? जो छोटे छोटे जो लैंड होल्डिंग्स है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना इनहेरिटेंस वाला, तो छोटे छोटे अगर लैंड पर अगर फार्मर्स को फूड ग्रेन क्रॉप को अगर प्रोडक्शन करेंगे तो इससे क्या होगा आपका, मतलब इसका कोई फ्यूचर नहीं है। जैसे जैसे पॉपुलेशन राइज करेगा लैंड और छोटे होते चले जाएंगे और कम होते चले जाएंगे, जिस पे फूड ग्रेन का प्रोडक्शन से कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना, कम ही पड़ने वाला है। इंडिया रूरल पॉपुलेशन जो है 833 मिलियन है, बाप रे। अच्छा, और डिपेंड है विच डिपेंड्स अपॉन 250 मिलियन मतलब अप्रॉक्सीमेट हेक्टेयर्स पर। 833 अभी खाली के रूरल पॉपुलेशन बता रहा है 833 मिलियन, जो कि 250 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड पर डिपेंडेंसी है। एन एवरेज ऑफ लेस देन हाफ ए हेक्टेयर पर पर्सन, मतलब हाफ हेक्टेयर पर पर्सन, ये पर कैपिटा आपका पड़ेगा। मतलब समझ लो 833 मिलियन को देखा जाएगा, डिवीजन किया जाएगा तो प्रति व्यक्ति पर हाफ ए हेक्टेयर पर पर्सन आएगा। यानी इतना ज़्यादा आपका मतलब लैंड, अभी तो ये सिर्फ रूरल का बात किया है, अभी तो शहर का छोड़ ही दीजिए। तो ज़मीन कम होता जाएगा जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, तो उस पर प्रोडक्शन अगर प्रिमिटिव तौर पर करेंगे तो उतने लोगों को नहीं आप फीड कर पाएंगे। इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई द क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप। दिस विल इंक्रीज इनकम एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इंडियन फार्मर को अब चाहिए कि वो डाइवर्सिफाई करे, यानी अब खेती के पैटर्न को बदले। अब वो सिर्फ और सिर्फ सीरियल्स तक यानी अनाज तक ना रह जाए, फूड ग्रेन्स तक ना रह जाए, अब हाई वैल्यू क्रॉप्स पर भी जाए जहाँ पर वो ज़्यादा पैसे को प्राप्त कर सकते हैं, जैसे शुगर केन है, रबड़ है, या इस तरह के जिसमें पैसा ज़्यादा हो, है ना। इससे उनका इनकम भी बढ़ेगा और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम होगा, यानी इन्वायरमेंट का नुकसान भी जो है वो कम होगा। बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिन, हर्ब्स, फ्लावर, वेजिटेबल, बायोडीजल क्रॉप लाइक जट्रोफा या जोजोबा नीड मच लेस इरिगेशन देन राइस और शुगर केन। देखो ये सारे जो क्रॉप्स का नाम लिया है, इसमें कम इरिगेशन की आवश्यकता होती है, तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे सिंचाई के लिए, आपको किसी से उधार या पैसे पर कर्जे पर आपको लेना पड़े, है ना। तो राइस और शुगर केन के मुकाबले यहाँ पे कम आपको इरिगेशन के लिए पानी लगेगा। तो जो ऐसा कुछ कर सकते हैं तो उसमें अच्छा पैसा बनेगा। इंडियाज़ डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस्ड टू ग्रो वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप। इंडिया का जो डाइवर्स क्लाइमेट है, मतलब जिस तरह का क्लाइमेट इंडिया में पाया जाता है, लकीली भाग्यशाली तौर पर उसे हार्नेस यानी उससे कई तरह के वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप, जिसका नाम अभी थोड़ा देर पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो हाई वैल्यू क्रॉप जिसमें अच्छा इनकम बनाया जा सकता है, उसको हार्नेस किया जा सकता है, उसको लगाया जा सकता है। चलो, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप विल मीन दैट इंडिया विल हैव टू इम्पोर्ट फूड। अगर हम हाई वैल्यू क्रॉप्स को ज़्यादातर किसान अगर लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इंडिया को फूड ग्रेन इंपोर्ट करना पड़ेगा। ड्यूरिंग 1960s दिस वुड हैव बीन सीन एज ए डिज़ास्टर। 1960 के दशक में जो ये फूड ग्रेन इंपोर्ट वाला जो कल्चर था ना, ये उस समय हम लोग के लिए बहुत बड़ा नुकसान, डिज़ास्टर बन करके उभरा। क्या हम जो निर्भर करते थे फूड ग्रेन बाहर से मंगाने में,
but if India imports cereals while exporting high value commodities, it will be flowing successful economies like Italy, Israel और चिली। लेकिन इंडिया अगर अपने सीरियल्स को यानी फूड ग्रेन के अनाज को मंगाता है बाहरी देशों से, लेकिन साथ ही साथ एक्सपोर्ट करता है हाई वैल्यू कमोडिटी, मतलब कमोडिटी यानी वस्तु, यानी अच्छा खासा मूल्यवान जो कमोडिटी वस्तु को अगर वो एक्सपोर्ट करता है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बढ़िया रहेगा। यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगर बना हुआ है अच्छा लेवल पर तो उससे देश का इकॉनमी सक्सेसफुल होगा, जैसे कि इटली, इजराइल और चिली के कंसर्न में देख सकते हैं। ये दीज कंट्री एक्सपोर्ट फार्म प्रोडक्ट्स, ये सारे कंट्री जो है ना फार्म प्रोडक्ट्स अच्छा खासा एक्सपोर्ट करती है, जैसे फ्रूट है, ऑलिव है, स्पेशलिटी सीड है, वाइन है, अच्छा खासा एक्सपोर्ट करती हैं और अनाज मंगाती हैं। तो ऐसे कंट्री जब अनाज मंगाती हैं तो अच्छा खासा फार्म प्रोडक्ट भेजती हैं, तो इनका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का अंतर वो अच्छा खासा मेंटेन रहता है। आर वी रेडी टू टेक दिस रिस्क? अब ये एक डिबेट का इशू है, लेकिन याद रखिएगा 1965 में पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ, 62 में जो आपका युद्ध हुआ चाइना के साथ, तो 65 वाला जो डिज़ास्टरस इसलिए भी रहा, हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरफ इसलिए कहे क्योंकि उस समय याद होगा एक स्लोगन शास्त्री जी ने दिया था, जय जवान जय किसान। क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा बाहरी पर निर्भर कर रहे थे और चूंकि बाहर के कुछ डेवलप्ड नेशन भारत के खिलाफ सैंक्शंस लगाए जा रहे थे, तो अगर अनाज नहीं आता देश में तो इससे यहाँ पर एक अव्यवस्था जनरेट हो सकता था। तो इसीलिए शास्त्री जी को बोलना पड़ा, जय जवान जो लड़ रहा है बॉर्डर पर, वॉर फ्रंट पर, जय किसान जो यहाँ पर खेती करके देश का पेट पाल रहा है, क्योंकि बाहर से बहुत तरह के सैंक्शंस की वजह से फूड ग्रेन भी आना जाना रुका पड़ा है। तो इसीलिए कहा जाता था कि बाहर की तरफ देखने के अच्छा है कि अपने यहाँ उतना जनरेट करो कि हम बाहरियों पे निर्भर ही ना रहें। ठीक है, और ये रहा आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चंस जो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। चलिए, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और इतने समय आपने दिया इसके लिए भी धन्यवाद। एक एक लाइन को मैंने डिस्क्राइब किया है बढ़िया से, उसको आप बहुत इजी वे में आप समझ सकते हैं, है ना। तो इसको आप आराम से एक बार फिर से शुरू से एक बार देख लेना। ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीटेड है। इसमें से जो भी क्वेश्चन आपको पूछना होगा आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। बीच में मैंने एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा हुआ, उसको तो आपको ज़रूर कमेंट करना चाहिए। और कोई भी क्वेश्चन होगा प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, मैसेज कर लीजिए, लेकिन कंप्लीट करिए इस चैप्टर को। ये चैप्टर बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। जो मैंने जिस जगह पर मैंने बोला हुआ है पॉइंट्स निकालने के लिए, पॉइंट्स निकालिए, एक एक लाइन को अच्छे से समझिए, अपने इजी से इजी भाषा में समझने का प्रयास करिए। आप ही का देश है और ये देश बहुत महान है ना, देश के लिए कुछ भी तो इसी से रिलेटेड है। तो किसानी वगैरह है, फार्मिंग है, जो बहुत आसान टॉपिक होता है, तो इसको पढ़िए और इस चैप्टर को बराबर पूरा देखिए, पूरा पढ़िए। ना समझ आए दोबारा देखिए, फिर एनसीईआरटी लगाइए, देखिएगा। आपको चुनौती दे रहा हूँ कि 100% सिक्योर करेंगे इस टॉपिक में। जो भी वीडियो दे रहा हूं उसको पूरा देखिए। जो भी आपके भाई बहन, साथी, दोस्त, इष्ट मित्र जो भी हैं उन सबको ये वीडियो शेयर करिए। मेरे चैनल युवान एडू सर को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, प्यार करिए, इतना बस सपोर्ट करिए। और भी अभी मेरा द मिशन है कि मैं और भी टॉपिक मैं बनाता चलूँगा। अभी एक सेगमेंट पूरा ख़त्म कर लूँ, फिर क्विजेज़ में मैं उतरूँगा। अलग हर एरिया को जो क्विजेज़ है मैं एक अम्ब्रेला के नीचे लेकर के आऊँगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, सोशल साइंस एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर समझ लिया तो इतना मज़ा आएगा पढ़ने में जिसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि सब समझने वाली चीज़ है, बहुत कुछ नहीं है, तुरंत आपको हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, ये मैथ्स नहीं है, साइंस नहीं है, इसमें दिमाग नहीं लगाने का, इसमें प्यार से बैठ करके समझने का, सब समझ आ जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस मेरा इतना ही है रिक्वेस्ट। पढ़िए, जो ना समझ आए पूछिए, हम हैं यहाँ पर, और प्लीज़ सपोर्ट करिए। हम आपको जो भी होगा हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे तरफ से सभी को गुड नाइट और भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे अगले किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक से जय हिंद।